वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू बेटा, जो लाइव हैं, एंड गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो जिस भी टाइम बेटा इस रिकॉर्डिंग को देख रहे हैं। आज कंसीडर करेंगे बेटा दिसंबर 22 एडवांस टैक्स का पेपर विद सॉल्यूशन। चौबीस दिसंबर 2022 बेटा कल ही हुआ था ये पेपर आपका साहब, और आज अपना ये डिस्कस कर रहे हैं बच्चे विद सॉल्यूशन। पर्पस दो चीज़ें हैं बेटा पेपर सॉल्व करके दिखाने का। एक तो ये कि पता चल जाए कि अननेसेसरी के हल्ले मचे रहते हैं पेपर के, पेपर मुश्किल नहीं है, अटेम्प्ट करना नहीं आता। और दूसरा ये कि पेपर को अटेम्प्ट भी कैसे करते हैं, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। तो दोनों पर्पस अपने सोल्व हो जाएंगे। एग्जामिनेशन सॉल्यूशन भी मैं आपको दे दूंगा बेटा, प्रोवाइड कर दूंगा। और दूसरा ये और देख लेना कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, वो क्या चीज़ पूछ रहा है, इंस्टीट्यूट क्या चीज़ पूछ रहा है, क्या उसकी एक्सपेक्टेशन है, और क्या चीज़ बेटा हम रिप्लाई कर रहे होते हैं। तो दिसंबर 22 अपना बेटा जो पेपर हुआ था अभी कल ही 24 दिसंबर 2022 को, आज 25 दिसंबर 2022 को बेटा उस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं विद सॉल्यूशन। तो देखें मेरे साथ बेटा आपकी स्क्रीन पे ये अपना क्वेश्चन पेपर बेटा दिसंबर 22 अटेम्प्ट के लिए। एक दो चीजें स्टार्टिंग में ये नोट ही मैं बता दूं बेटा। सबसे पहला नोट तो क्या है, आंसर ऑल क्वेश्चन। तो ये लिखना गलत है बेटा, ये होना नहीं चाहिए आंसर ऑल क्वेश्चन। कहीं पहला बच्चा इस लाइन को पढ़ के बेटा वो ज़्यादा सीरियस हो जाए। सर क्यों सीरियस हो जाए, जरा सामने नीचे देखो बेटा, ये क्या कह रहा है ये, या तो क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट करो, ये क्वेश्चन नंबर 2A के सारे क्या करें बच्चे, पार्ट करें। तो ऊपर तो लिखा है सर आंसर ऑल क्वेश्चन, और नीचे इंटरनली क्या मिल रही है बच्चे, आपकी चॉइस मिल रही है। तो मेरा कहने का पर्पस ये है, पहले वाली लाइन को इग्नोर करेंगे हम कि ये क्या कह रहा है जी, आंसर ऑल क्वेश्चन। हमें बेटा कंसीडर करना है जहां पर चॉइस है, वो चॉइस होती है या तो सेकंड करें एग्जाम में या सेकंड ए करें। क्योंकि मैं तो बेटा डिस्कस कर रहा हूं इसलिए मैं तो एक एक के सॉल्यूशन दूंगा, पर बच्चे हड़बड़ा मत जाना, सारे नहीं करने होते एग्जाम में, चॉइस आती है। जैसे एक तो सेकंड क्वेश्चन में चॉइस है, एक 6 क्वेश्चन में क्या मिलेगी आगे चल के बेटा, चॉइस मिलेगी। तो एग्जाम में तो चॉइस एंटरटेन कर लेना, पर क्लासरूम डिस्कशन के लिए, आज की डिस्कशन के लिए मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर क्या करूंगा बेटा, डिटेल में डिस्कस करूंगा। सेकेंड चीज बेटा जो लिखी होती है टेक्स्ट के पेपर में, ऑल द रेफरेंस इन सेक्शन इन पार्ट 2। पार्ट 2 डील करता है बेटा इनकम टैक्स को, जिसमें फॉरेन टैक्सेशन होता है। 2 पार्ट में पेपर होता है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 बेटा लेता है जीएसटी एंड कस्टम, पार्ट 2 अपना जो होता है बेटा वो होता है इनकम टैक्स। इसमें बोल रहा है बेटा ये असेसमेंट ईयर 22-23, और अगर प्रीवियस ईयर के कॉन्टेक्स्ट में बोलूंगा तो प्रीवियस ईयर 21-22। तो दिसंबर 22 के लिए प्रीवियस ईयर बेटा आपका 21-22, आपका बच्चे असेसमेंट ईयर 22-23। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा ये, कोई भी एजम्पशन अगर आप लेते हैं तो एजम्पशन मन मन में मत ले लेना कि हाँ मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ। वो जो भी आपके मन मन में है उसको लिख के आए, उसको क्लियरली सुंदर सुंदर सा बेटा लिख के आए। जो भी उल्टी सीधी आप एजम्पशन ले रहे हैं, उल्टी सीधी मतलब कहने का मतलब जो भी एजम्पशन आप ले रहे हैं मन मन में मत ले लेना कि मैंने तो ये एज्यूम करा था, एग्जामिनर ने पता नहीं क्यों नहीं मार्क्स दिए। भाई जो भी एज्यूम करा था लिख के आ, उसको क्लियरली क्या करो, मेंशन करो। और वर्किंग पार्ट नोट्स जितने भी होंगे बेटा वो सारे आपके साहब आंसर का पार्ट होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी, वर्किंग नोट हमारे जो भी होंगे वो आंसर का ही पार्ट है, कोई अलग से तो शीट मिलती नहीं है हमें, एक ही शीट में आंसर भी देने, उसी में क्या है बेटा हमारे वर्किंग नोट है। तो इतने सारे का क्रक्स ऑफ द मैटर क्या निकल के आया है, जो आंसर ऑल क्वेश्चन है उसकी लैंग्वेज से एम्बिग्यूटी बेटा परेशान मत हो जाना। इसमें जहां जहां चॉइस है उस चॉइस को आप क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 और 2A में चॉइस है बेटा, 6 और 6A के बीच में क्या होती है बच्चे, चॉइस होती है। और फिर मैं रिपीट करना चाहूंगा, क्लासरूम डिस्कशन के लिए मैं क्या कर रहा हूं बच्चे, सारे के सारे क्वेश्चन कंसीडर करूंगा। चलो अच्छा एक चीज और बेटा, पेपर की ड्यूरेशन 3 घंटे हैं। हो सकता है मुझे कराते कराते 6 घंटे लग जाएं, 2 क्लास लग जाएं, 3 क्लास 9 घंटे लग जाएं। फिर बच्चा के दिमाग में ये चीज़ ले जाए कि सर से ही 3 घंटे में सॉल्व नहीं हो रहा, तो हम इस पेपर को कैसे 3 घंटे में सॉल्व करें, और ये वीडियो रिकॉर्ड करके अपने पेरेंट्स को और दिखा दें कि देखो जी हमारे टीचर ही 3 घंटे में नहीं कर पा रहे, तो हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है। मैं एक एक चीज़ समझाऊंगा, एक एक चीज़ डिटेल में लिखूंगा, आपसे फिर क्वेरी कोई होगी तो उस क्वेरी को भी डिस्कस करूंगा, इसलिए मुझे टाइम लगेगा। अदरवाइज पेपर के पैटर्न पे मैं सॉल्व करने लग जाऊं बेटा, मैं तो 1.5-2 घंटे में सॉल्व करके बाहर निकलूंगा। पहले समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा, इसमें अपने कमेंट्स तो जल्दी से, कहीं मैं बैठे रह जाऊं।
मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं जो कराऊंगा बेटा ये मैं समझाने के एंगल से, आंसर तो मैं दूंगा ही दूंगा, समझाने के एंगल से है, तो 3 घंटे में नहीं निपटेगा ये 6 घंटे या 9 घंटे भी इसको लग सकते हैं। तो इसको कुछ उल्टी इंटरप्रिटेशन मत निकाल लेना कि हमारे टीचर को ही जब 6 से 9 घंटे लग गए तो स्टूडेंट को तो उसमें कई महीनों का टाइम लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, समझा रहा हूं इसलिए टाइम लगेगा। चलो जी स्टार्ट करते हैं बेटा अपना पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन के बेटा पहले मैं एब्रीविएशन फॉर्म में लिख दूं। क्वेश्चन 1 के बेटा 4 पार्ट हैं, ए बी सी डी, 5 मार्क्स ईच, 5 मार्क्स ईच। इंटरनली कोई चॉइस नहीं है, इंटरनली 1 में इंटरनली कोई चॉइस नहीं है कि 4 में से 3 करने हैं, 2 करने हैं, चारों के चारों क्वेश्चन करने हैं, चारों के चारों पार्ट करने हैं। अब इसमें एक चीज ये, सर हमें ए आता है, सर हमें सी आता है, डी थोड़ा थोड़ा आता है, कच्चा पक्का, बी बिल्कुल नहीं आता पर पड़ोसी के ऊपर डिपेंडेंट है, क्या पता आगे वाला पीछे वाला थोड़ी हेल्प कर दे। बेटा एक क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है ना उसको खत्म करा जाता है। ऐसा नहीं है क्वेश्चन 1 का आपने और बी कर दिया, उसके इमीडिएट बाद क्वेश्चन 2 शुरू कर दिया, स्पेस छोड़ा नहीं। चारों पार्ट इकट्ठे निपटाना। आपको लग रहा है कि हम बाद में कर लेंगे तो पेज छोड़ देना उतना, पर चारों पार्ट हमेशा इकट्ठे निपटाए जाते हैं। ऐसा बचपना मत कर देना कि ए और बी आपने पहले कर दिया, फिर क्वेश्चन 2 बीच में डाल दिया, फिर उसके बाद ए का 1 और सी और डी कर दिया ना। एक बार जो क्वेश्चन आपने स्टार्ट कर दिया उसके सारे पार्ट्स बेटा इकट्ठे निपटाए जाते हैं। सर कुछ आते हैं, कुछ हम बाद में फट्टे मारेंगे। हमारा 2.5 घंटे के बाद जब आखिरी का आधा घंटा रह जाता है, दिमाग बहुत तेज चलता है उस टाइम, तो हमारा दिमाग में ब्रह्मा विष्णु महेश पुत्र गणेश सब कुछ आ जाते हैं हमारे दिमाग में और दिमाग दौड़ता है। तो बेटा उसके लिए पेज छोड़ लेना आप। Am I making sense? खुशी श्रुति बेटा? Yes, sir. एक क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है उसके सारे पार्ट क्या करने होते हैं बच्चे? कंप्लीट करने होते हैं। ठीक है, वो अलग बात है, आप आगे पीछे कर सकते हो, ए कर दिया फिर डी कर दिया फिर सी कर दिया फिर बी कर दिया, चल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसा नहीं कर सकते बेटा आप कि 1 के बाद ए बी कर दिया फिर 2 ले आए फिर इसके बाद सी और डी कर दिया। नो, एक क्वेश्चन जो स्टार्ट करेंगे वो कंप्लीटली क्या होगा बच्चे? वाइंड अप होगा। ठीक है जी, अब स्टार्ट करते हैं बेटा अपना क्वेश्चन 1A। बस छोटी सी एक्सपेक्टेशन आपसे ये रहेगी, मुझे चैप्टर बता देना कि मैंने कौन से चैप्टर में ये पढ़ाया होगा आपको। सुकेश प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन यूपी, अपने आप को यूपी मानना बेटा, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट में काम आएगा ना। ठीक है जी, इज एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ये यूपी का रजिस्टर्ड सप्लायर है, सर्विसेज रेंडर करता है। इसकी टर्नओवर है 30 लाख फाइनेंशियल ईयर 20-21 में। ठीक है जी, इट प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फॉर द मंथ ऑफ May 22, यानी कि इंफॉर्मेशन ये किसकी दे रहा है? इंफॉर्मेशन ये किसकी दे रहा है? 22-23 की। और पिछले साल का बेटा इसने डाटा दे दिया कि क्या बोल रहा है? टर्नओवर 30 लाख है। ठीक है जी, फिर नीचे कुछ बेटा इसने 4 पॉइंट बनाए हैं और ये 4 पॉइंट 5 नंबर के हैं बच्चे। ये क्या है बस मुझे चैप्टर बताओ। फी फॉर द कोचिंग प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम, द कोचिंग सेंटर इज रन बाय सुकेश प्राइवेट लिमिटेड इन उत्तर प्रदेश। यहां तक क्लिक कर रहा हो बेटा, पार्टिसिपेट करो बच्चे, केवल चैप्टर पूछना चाह रहा हूं बेटा मैं। मेगा एग्जाम्शन, ये चैप्टर है बेटा आपका मेगा एग्जाम्शन, सर्विसेज एग्जाम फ्रॉम जीएसटी, जो मैंने आपको पढ़ाया था इस नाम से था वो, सर्विसेज एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। और उसमें था बेटा ये सर्विसेज रिलेटेड टू एजुकेशन, उसमें मैंने 2 कैटेगरी आपको पढ़ाई थी, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, उसमें चेक कर लेना अपने नोट्स में। फिलहाल हम इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बेटा कि क्वेश्चन के 4 पॉइंट है, आपको बस ये बताने कि टैक्सेबल होगा या ये आपका एग्जाम्ड होगा। एक मेजर दिक्कत जो बेटा बच्चे करेंगे, आई नो कि वो बच्चे गलती करेंगे, मैं आपको पहले ही अवेयर कर दूं, इस हर केस में सर्विस प्रोवाइडर कौन है? हु इज द सर्विस प्रोवाइडर? सुकेश प्राइवेट लिमिटेड। रिसिपिएंट, ये 4 अलग अलग पर्सन हैं। बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, ये चारों को इंडिपेंडेंट केस मान के अपने अलग अलग उसके हिसाब से ओपिनियन देना शुरू कर देते हैं। इन चारों में कॉमन एक चीज है कि सर्विस प्रोवाइडर कौन है? सुकेश प्राइवेट लिमिटेड। अब एक एक को 1 by 1 पिक करते हैं। आपका बेटा फी फॉर कोचिंग प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम
द कोचिंग सेंटर इज रन बाय सुकेश प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट कोचिंग है बेटा, ये तो प्राइवेट कोचिंग क्या सिखा रखी थी मैंने, ऑलवेज और ऑलवेज फुली टैक्सेबल। सुकेश की जगह मेरा नाम लिख दो, दीपक जैन क्लासेस है। प्राइवेट कोचिंग में किसी कंपिटिटिव एग्जाम की मैं तैयारी करवा रहा हूं बेटा, तो मेरी सर्विसेज तो क्या होती हैं, फुली टैक्सेबल। तो आंसर लिखो बेटा इसका, निकालना क्या है एक बार निकालना देख लेते हैं। ये है ऑल द अमाउंट गिवन अबव कंप्यूट टोटल जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ सुकेश प्राइवेट लिमिटेड। जीएसटी लाइबिलिटी भी निकाल के दिखानी है बेटा इसको, तो हेडिंग डाल दो, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ टोटल जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ, क्या नाम था, सुकेश प्राइवेट लिमिटेड। सुकेश प्राइवेट लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ मई 22। particular amount। सबसे पहला बेटा, सुकेश इज द सर्विस प्रोवाइडर, उसको क्या मिली है बेटा, फी मिली है फ्रॉम कोचिंग, और वो भी कहाँ से मिली है, उत्तर प्रदेश में ही, तो इंट्रा स्टेट है बेटा। फी फॉर कोचिंग, फी फ्रॉम कोचिंग, बस क्रक्स फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, कोचिंग फी लिख दो ना। क्या होती है बेटा ये, टैक्सेबल, पूरा का पूरा 6 लाख क्या हो जाएगा बेटा, टैक्सेबल, पूरा का पूरा 6 लाख क्या हो जाएगा बच्चा, ये आपका टैक्सेबल। ठीक है जी, आगे पढ़ो। सेकंड बेटा, रिसीट फॉर सर्विसेज, सर्विसेज देने वाला मैं एम्फेसिस लूंगा सुकेश ही है। सुकेश को बेटा रिसीट्स भी हैं, कहाँ पर, क्योंकि उसने एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए हैं सारांश यूनिवर्सिटी दिल्ली के, कोई दिल्ली में यूनिवर्सिटी है बेटा सारांश यूनिवर्सिटी, उसको अपने एग्जाम कंडक्ट करवाने थे, उसके लिए बेटा सुकेश ने क्या करी है, सर्विसेज दी है। तो हु इज द सर्विस प्रोवाइडर, सुकेश प्राइवेट लिमिटेड। हु इज द सर्विस रिसिपिएंट, सारांश यूनिवर्सिटी दिल्ली। एंड व्हाट टाइप ऑफ सर्विसेज सुकेश इज प्रोवाइडेड बेटा, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। याद आ रहा हो बेटा मेगा एग्जामिनेशन में क्या पढ़ाया था मैंने ये आपको, exempt fee for conduct of examination, exempt है बेटा ये। 3 कैटेगरी के इंस्टीट्यूट थे मेगा एग्जामिनेशन में। कैटेगरी 1 में तो होते थे बेटा जो अप टू 12th स्टैंडर्ड तक होते थे, प्री स्कूल से लेके 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ाए थे मैंने। कैटेगरी 2 में आते थे बेटा जो ये यूनिवर्सिटी सी एस सी एम में ये वाले कोर्सेज होते थे, और कैटेगरी 3rd में रखते थे बेटा हम किसको साहब, वोकेशनल कोर्सेज को, अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज जो सेंट्रल या स्टेट दोनों से अप्रूव होते थे। ये बेटा कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन तीनों कैटेगरी के लिए एग्जाम होता था। कैटेगरी 1 होती थी अप टू 12th स्टैंडर्ड, प्री स्कूल एंड अप टू 12th स्टैंडर्ड, वो रिवाइज भी करवा देता हूँ आपको। कैटेगरी 2 में होते थे बेटा आपके ये जितने भी ये यूनिवर्सिटी सी एस सी एम एस थे बेटा आपके, और तीसरा था बेटा आपका साहब वोकेशनल कोर्सेज अप्रूव्ड, चाहे सेंट्रल अप्रूव्ड चाहे स्टेट अप्रूव्ड, फ्री फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, तीनों के लिए एग्जाम होती थी। मेगा एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन नंबर बोला था, याद कर लेना, और ये बोला था एंट्रीज याद करने की जरूरत नहीं है। 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट, इसने बोला था बेटा कि ये एग्जाम्ट है। नोटिफिकेशन का नंबर याद कर लेना, अंदर एंट्रीज याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। थर्ड पॉइंट बेटा इसके बाद अमाउंट रिसीव, सर्विस देने वाला सुकेश है, सर्विसेज लेने वाला कोई कमल पब्लिक स्कूल है नोएडा उत्तर प्रदेश का, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम देयर रेजिडेंस एंड बैक। फिर बार बार बोलो मन मन में, सर्विसेज देने वाला सुकेश प्राइवेट लिमिटेड, सर्विसेज लेने वाला कमल पब्लिक स्कूल यानी कि कैटेगरी 1 में आ गया ना, अप टू 12th स्टैंडर्ड, प्री स्कूल और अप टू 12th स्टैंडर्ड कैटेगरी 1 में आते हैं। और बेटा सुकेश ने कौन सी सर्विसेज दी है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट की। सुकेश ने कौन सी सर्विसेज दी है बच्चे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट की। तो इस केस में क्या पढ़ाया था बेटा, ये भी आपको मैंने
कैटेगरी 1 वालों में एग्जाम था, सेकंड और थर्ड वालों में ये टैक्सेबल था। नोट चेक कर लेना जो मैंने बनवाए थे। कैटेगरी 1 वालों में बेटा ये एग्जाम था, सेकंड और थर्ड वालों में ये टैक्सेबल था। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट ऑफ, क्या नाम था, कमल पब्लिक स्कूल, कमल पब्लिक स्कूल, ये भी एग्जाम था बेटा। नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 CTR में। 3 टाइप के इंस्टीट्यूट होते हैं बेटा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। पहला प्री स्कूल एंड अप टू 12th स्टैंडर्ड। सेकंड में लेते थे बेटा जहां पर क्वालिफिकेशन रिकग्नाइज बाय लॉ, जिसमें बेटा एजुकेशन उस कुरिकुलम का पार्ट होता था। तो क्रक्स होम में यूनिवर्सिटी, CA, CS, CMA वाले इंस्टीट्यूट आते थे बेटा। तीसरे में आते थे वो वोकेशनल कोर्सेज। तो बेटा फी फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन तीनों के लिए एग्जाम्प्ट होता था। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट केवल फर्स्ट कैटेगरी के लिए होता था बेटा ये, और इसमें भी फर्स्ट कैटेगरी ही आई है एग्जाम्प्ट। चौथा और लास्ट क्या था बेटा आपका सर्विस, अमाउंट रिसीव फॉर प्रोवाइडिंग द सिक्योरिटी एंड हाउस कीपिंग सर्विस इन VT पब्लिक स्कूल। एक प्री स्कूल है दिल्ली का। तो मेरा तो 2 क्वेश्चन है भाई, सर्विस देने वाला कौन है, सुकेश प्राइवेट लिमिटेड। सर्विस लेने वाला कौन है, VT पब्लिक स्कूल। सर्विस लेने वाला कौन है बेटा आपका, VT पब्लिक स्कूल। ठीक है जी। और बेटा ये स्कूल कहाँ का है, दिल्ली का। सर्विसेज कौन सी है, सिक्योरिटी एंड हाउस कीपिंग सर्विस। तो मैं बोल सकता हूँ सिक्योरिटी एंड हाउस कीपिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू कैटेगरी 1 इंस्टीट्यूट। सिक्योरिटी एंड हाउस कीपिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू कैटेगरी 1 इंस्टीट्यूट। प्री स्कूल और अप टू 12th कैटेगरी 1 में आते थे बेटा, और ये भी एग्जाम्प्ट होते हैं, ये भी एग्जाम्प्ट होते हैं। सिक्योरिटी एंड हाउस कीपिंग सर्विसेज टू प्री स्कूल, ये भी क्या होता है बेटा आपका एग्जाम्प्ट। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस या वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, केवल पहले वाली सर्विस टैक्सेबल है बेटा, बाकी सर्विस क्या है बच्चे, मेगा एग्जम्पशन के कारण एग्जम्प्ट है। अब ये कैसे पता चले कि ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है या इंटर स्टेट सप्लाई है। ये खुद भी उत्तर प्रदेश का है बेटा, और ये सर्विसेज परफॉर्म भी यूपी में हो रही है। इंट्रा स्टेट सप्लाई हो गई। लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम हो गया ना बेटा आपका। तो इस केस में लगेगा CGST SGST 9% ईच। कैलकुलेटर लेके बैठो, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। $54,000, ये तो बिना कैलकुलेटर के हो जाएगा। 54,000। सर आपने 3 बार अलग अलग एग्जम्पशन नोटिफिकेशन लिखी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में, क्या इन तीनों को इकट्ठा एक जगह नीचे लिख सकते थे? लिख सकते थे बेटा। CTR का मतलब होता है सेंट्रल टैक्स। CGST की नोटिफिकेशन है रेट। रेट मतलब जहां एग्जम्पशन वाली होती है। पहले क्वेश्चन में बेटा कोई भी इफ्स एंड बट्स मेरी तरफ से कंप्लीटली वाइंड अप। टेक योर टाइम, एनी इफ्स एंड बट्स फ्रॉम योर साइड, मैं आगे चलूँ। हड़बड़ा मत जाना। पहला क्वेश्चन करने में अपने को 18 मिनट लग गई। एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगता बेटा। ये तो मैं समझा भी रहा हूँ साइड बाय साइड, इसलिए इतना टाइम कंज्यूमिंग है। कहीं आपको लगेगा इतना सारा टाइम लग गया सर, हमारा 3 घंटे में कैसे पेपर सॉल्व होगा। ठीक है, तो तेजी से सर्विसेज को मैं वाइंड अप करता हूँ। ये एजुकेशनल सर्विसेज थी बेटा। 3 टाइप के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे, मेगा एग्जामिनेशन में पढ़ाए थे मैंने। सबसे पहला मैंने पढ़ाया था बेटा प्री स्कूल एंड अप टू 12th स्टैंडर्ड। सेकंड मैंने पढ़ाया था बेटा आपका क्रक्स होम में, बोल रहा हूँ सीधा रिवीजन के लिए मैं, यूनिवर्सिटी, CA, CS, CM में। और तीसरा मैंने पढ़ाया था अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज, चाहे सेंट्रल अप्रूव्ड हो चाहे स्टेट अप्रूव्ड हो। उसमें कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन वाला तो क्या होता था बेटा आपका, तीनों के हैंड में एग्जाम्प्ट होता था। बाकी आपके बेटा कुछ कैटेगरी 1 के हैंड में थे, कुछ कैटेगरी 2 या 3 के हैंड में थे। इस क्वेश्चन में जो पूछे हैं, प्रॉपर डायग्राम बनवाया था बेटा मैंने आपको। इस क्वेश्चन में जो पूछे हैं इन्होंने बेटा 3rd और 4th जो रखा है वो रखा है बच्चे आपका कैटेगरी 1 वाला। और कैटेगरी 1 वाला तो क्या था बेटा आपका एग्जाम था। वाइंड अप हुआ बेटा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, Aditi Company Limited is engaged in the manufacturing of heavy machine। ठीक है जी, यहां तक पर्पस कोई सोल्व नहीं, मेरा आगे बता। It procured मतलब परचेज द फॉलोइंग आइटम ड्यूरिंग अप्रैल 2022।
अप्रैल 2022। ऐसे जब भी क्वेश्चन पढ़ो ना बेटा, सीधा जंप कर जाया करो एक बार रिक्वायरमेंट पे। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ आईटीसी। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, सीधा रिक्वायरमेंट पे जंप करा करो। हम भी स्टूडेंट एज में ऐसे ही करते थे कि पहले चाहता क्या है, फिर उसके हिसाब से क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। ये चाहता है जी आईटीसी बताओ कि इसको अप्रैल 22 में कितना आईटीसी मिलेगा। तो मैं हर चीज़ का प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं दूंगा बेटा, जो सिंपल सिंपल से होंगे वो डिस्कस भी कर लेंगे ना। हाँ, और ये सीधा मेरी बुक में भी है बेटा, एग्जाम्पल ये सारे के सारे बुक में से हैं, एज इट इज देख लेना। चलो, और जहाँ जहाँ मैं क्लास में हिंट देता हूँ ना, इसमें मैंने हिंट दी थी आपको कि याद हो जाए, बहुत बढ़िया एजुकेशन वाला नहीं, पेज फाड़ के एग्जाम में ले जाना, कुछ ऐसे बोलता था ना मैं, तो यूं कि यूं मिलते हैं वो एग्जाम में। चलो, सबसे पहला आओ जी, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इनपुट आईटीसी निकालना है अप्रैल 22 का। बाकी तो एक कहानीबाजी कर रहा है। चलो, सबसे पहला, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर टू बी यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैंने एक चीज़ बताई थी बेटा, याद करने का तरीका ये देखा करो कि ये 17.5 की नेगेटिव लिस्ट में तो नहीं है। जो 17.5 की नेगेटिव लिस्ट में आ गया वो तो आ गया, उसका आईटीसी नहीं। बाकी सबके क्या मिलेंगे बच्चे? आईटीसी मिलेंगे। बाकी सबके क्या होते हैं बेटा? आईटीसी मिलेंगे। तो इसका तो क्या हो जाएगा बेटा? इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यानी कि बिजनेस में यूज हो रहा है, आईटीसी अलाउड। प्रॉपर कैसे प्रेजेंट करना है, प्रॉपर कैसे प्रेजेंट करना है वो बाद में सॉल्यूशन में भेज दूंगा बेटा, अभी तो फिलहाल मैं डिस्कस कर दूं ना ये, ठीक है। चलो सेकंड पे आओ, ट्रक्स यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल। ट्रक 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 ट्रक, एक होता था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, एक होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। 17.5 की जो नेगेटिव लिस्ट में है वो बेटा आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर है, और उसमें भी सीटिंग कैपेसिटी अब तो 13 तक। मैं डायग्राम नहीं बनाता था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स जो भी है आईटीसी हमेशा और हमेशा मिलेंगे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में देखें सीटिंग कैपेसिटी 13 तक है, 13 से ज़्यादा है, 13 से ज़्यादा हमेशा मिलेंगे। 13 तक थे तो 3 एक्सेप्शन बनाता था मैं, तो उतना कुछ बोलने की मुझे जरूरत ही नहीं है। ट्रक इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है तो बेटा आईटीसी हमेशा मिलेगा। थर्ड पॉइंट बहुत बढ़िया लगा बेटा, थर्ड पॉइंट अच्छा बनाया इन्होंने। ये कह रहा है गुड्स परचेज फ्रॉम आर ट्रेडर। एक हमने किसी आर से गुड्स परचेज करी है, आर ने इनवाइस तो दे दिया था हमें सेम मंथ में अप्रैल में, हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में भी अप्रैल में दिखा दिया था, पर गुड्स हमें अप्रैल में नहीं मिली। गुड्स हमें कब मिली हैं? मई में। सामने वाली पार्टी ने इनवाइस भी दे दिया अप्रैल में, मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट में भी इनवाइस क्या दिखा दिया? अप्रैल में ही रिकॉर्ड कर लिया, पर एक्चुअल में मुझे जो गुड्स मिली हैं ये मिली हैं बेटा मुझे मई में। मैंने आपको एक सेक्शन पढ़ाई थी, सेक्शन 16(2), उसके कई पार्ट थे, ए बी सी डी ई, ऐसे अलग अलग याद मत करना, बस 16(2). 16(2) में अगर आपको याद हो बेटा, आईटीसी गुड्स के रिगार्डिंग या सर्विसेज के रिगार्डिंग तभी मिलता था जब ये गुड्स एक्चुअली में क्या हुई हो बेटा? रिसीव हुई हो। When goods और services actually have been received, जब ये एक्चुअली में रिसीव होंगी तभी क्या मिलते थे बेटा? आईटीसी मिलते थे। अब क्वेश्चन है ये अप्रैल का, आईटीसी मिलेगा मई में, तो अप्रैल वाले में आप क्या लिखोगे? आपको तो अप्रैल का आंसर निकालना है ना, तो अप्रैल वाले में आप क्या लिखोगे? नॉट अलाउड। और उल्टा मत समझ लेना कि जिंदगी भर नहीं मिलेगा, अप्रैल में नहीं मिलेगा, मई में मिल जाएगा। अप्रैल में नहीं मिलेगा, मई में मिल जाएगा। फिर बच्चा बहस कर रहा होता है, सर मिलेगा तो सही ना, और वो पूछ रहा है आईटीसी बताओ कितना मिलेगा। अरे भाई वो मंथ भी स्पेसिफिक है, नालायकों मंथ भी देख लेना। वो अप्रैल 22 क्या है बेटा? स्पेसिफिक आपका मंथ है, तो स्पेसिफिक मंथ है तो खाली अप्रैल के बारे में बताना कि अपनी नॉलेज पूरी उड़ेल दो। हाँ जी मिलेगा, मैं भी कह रहा हूं मिलेगा, पर अप्रैल में नहीं मिलेगा बेटा। इसका आईटीसी कब मिलेगा बच्चे? मई में मिलेगा। क्वेश्चन वो अप्रैल का पूछ रहा है, तो अप्रैल के लिए आप क्या लिखोगे? अप्रैल के लिए आईटीसी नॉट अलाउड। एम आई मेकिंग सेंस श्रुति बेटा? यस सर। गुड। लास्ट वाले का क्वेश्चन बेटा आंसर बता क्या करेगी? तो एग्जाम में आ गया, ये एग्जाम में आया था, अब मान लो ये क्या कर रहा हो बेटा इसका? कन्फेक्शनरी आइटम फॉर कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन द फैक्ट्री। कन्फेक्शनरी आइटम, खाने पीने का सामान, आपको याद आ रहा हो नेगेटिव लिस्ट में पढ़ाया था, फूड एंड बेवरेजेस।
सेक्शन 17(5) फूड एंड बेवरेजेस का आईटीसी नहीं है, पर 3 केसेस में आईटीसी मिलता था। अगर ये कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई का पार्ट है या एम्प्लॉय को दे रहे हैं अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, याद आ रहा है, या रिसिपिएंट एंगेज्ड इन सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस, 3 केस में मिल जाता था ना। नंबर 1 रिसिपिएंट एंगेज्ड इन सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस, या नंबर 2 इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, या नंबर 3 एम्प्लॉय को दिया है अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। अब इसमें ये नहीं लिखा, एम्प्लॉय को दिया है ये तो लिखा है, पर ये नहीं लिखा कि अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है या नहीं। तो मैंने क्लास में बताया था बेटा साइलेंट जब भी हो एजम्पशन जरूर लिख के आना। तो मैं जो ले रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं आईटीसी नॉट अलाउड, तो मैंने क्या एज्यूम कर लिया, ये एम्प्लॉय को दिए हैं नॉट अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, ये एम्प्लॉय को दिया है, मैंने क्या एजम्पशन ले ली बेटा, मेरी एजम्पशन क्या है, नॉट अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। भाई लो है, लिखा नहीं तो दिखा नहीं, तो हमने मान लिया कि नहीं है जी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन में, और लिख के भी आ गए, जिससे पेपर चेक करने वाले को रहेगा बच्चा फट्टे नहीं मार रहा, इसे नॉलेज है। तो ये हो जाएगा बेटा आईटीसी नॉट अलाउड। पर मैं रिपीट करना चाहूंगा, इस पे इसकी एजम्पशन लिख के जरूर आना बेटा। तो ये 4 पॉइंट हैं, ये 4 पॉइंट बेटा आपके 5 नंबर के हैं। इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर नेगेटिव लिस्ट में कहीं नहीं है, मिलेगा। ट्रक सिंप्लिसिटी के लिए नेगेटिव लिस्ट में कहीं नहीं है, मिलेगा। और इसके ऊपर तो मैंने एम्फेसिस भी लिया था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के हमेशा मिलते हैं। जो आपका ब्लॉक क्रेडिट में है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर को लेके है। तीसरा बेटा अप्रैल में गुड्स इनवाइस तो आ गया, पर गुड्स जाके मिली है मई में, तो उसका आईटीसी तो बेटा मई में मिलेगा। चौथा बेटा फूड एंड बेवरेजेस कन्फेक्शनरी आइटम एम्प्लॉय को दिए हैं, ये नहीं लिखा कि स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है या नहीं, तो साइलेंट है, तो मैंने मान लिया जी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन नहीं है, उसका भी आईटीसी नहीं मिलेगा। 5 नंबर ये पक्के हुए बेटा। एनी इफ्स एंड बट्स? शैल आई मूव ऑन? Yes, sir. गुड। नेक्स्ट पढ़ो बेटा आराम से, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, सन सिटी प्राइवेट लिमिटेड अ मैन्युफैक्चरर रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, ये पर्सन कहाँ का है बेटा? राजस्थान का है। सोल्ड सिंथेटिक क्लॉथ टू अ रिटेल सेलर इन महाराष्ट्र, सप्लायर राजस्थान का, बायर महाराष्ट्र का, इंटर स्टेट सप्लाई है, यहां तक इतना समझ में आ रहा है। इसने 49,000 की गुड्स बेची हैं एक्सक्लूडिंग जीएसटी, आईजीएसटी एट द रेट ऑफ 5%। नाउ इट वांट टू सेंड द कंसाइनमेंट ऑफ सच क्लॉथ टू रिटेल सेलर इन महाराष्ट्र। मैं राजस्थान का हूं, अपने ऊपर लेते हैं बेटा, मैं सन सिटी हूं, मैंने महाराष्ट्र वाले को माल बेचा है 49,000 का प्लस आईजीएसटी 5%। ठीक है जी। इसके बाद ये बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज सन सिटी प्राइवेट लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग इश्यू विद रेफरेंस टू द प्रोविजन रिलेटिंग टू ई वे बिल। ई वे बिल के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है इसके। पहला, ई वे बिल इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड और नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो एक बार मुझे असिस्ट करो बेटा इसको। फर्स्ट का सी, क्वेश्चन 1 का सी, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई 49,000 एड आईजीएसटी 5%। बेटा एक बार बताना कितना होता है, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है बच्चे, और बिना कैलकुलेटर के तो 2 + 2 4 भी नहीं होता, ऐसी आदत खराब हो गई। 49 का आधा 24.5, 24 दूनी 48, 2450 होता है क्या बेटा? एक बार चेक कर लेना बेटा, एग्जाम का क्वेश्चन है। अभी 10% होगा 4900, उसका आधा 2450 ही होता है। ठीक है। टोटल वैल्यू 51,450। ई वे बिल कब जनरेट होता था? ई वे बिल बेटा कब जनरेट होता था? ई वे बिल जनरेट होता था व्हेन ई वे बिल is required to be generated when value of consignment exceeds ₹50,000,
और उसमें याद आओ बेटा जीएसटी इज अ पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट। जो जीएसटी एलिमेंट होता था वो वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट का पार्ट है। तो हमारी वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट कितनी है? 51,450। अपने एग्जाम्पल में वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट है 51,450। तो इन द गिवन सिचुएशन value of consignment exceeds rupee 50,000. Therefore, e-way bill shall be compulsory generated. E-way bill shall be compulsorily generated. राइटिंग महसूस करना है, आप एग्जाम में साफ सुथरा लिख के आना, कहीं चिंकियों की तरह लिख के आए। मुझे तो ये बस ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज कर दूं बेटा मैं आज। तो फर्स्ट पार्ट तो बेटा अपना कंप्लीटली वाइंड अप हो गया कि ई वे बिल मैंडेटरी कब होता है बेटा? जब आपकी वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट क्या हो जाती है बच्चे? 50,000 से ज़्यादा चली जाती है। सर आपने ना 2 केस और बताए थे जहाँ हमेशा और हमेशा ई वे बिल जनरेट होता ही होता है। सर आपने एक जॉब वर्कर वाला भी बताया था, एक एग्जम्प्टेड गुड्स बेटा जो एग्जाम थी रजिस्ट्रेशन से, आपने वो भी बताया था। सर क्या हम यहाँ पर लिख के आ सकते हैं? मत लिखना, वो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कि ई वे बिल कब कब मैंडेटरी होता है। वो इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है कि ई वे बिल कब आपका जनरेट होगा, इस क्वेश्चन में होगा या नहीं होगा। एक तो थ्योरेटिकल ओपन एंडेड पूछे कि ई वे बिल जी आपका मैंडेटरी कब कब होता है, फिर तो आप फट्टे मारोगे बेटा कि बेसिक प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट 50,000 से ज़्यादा है तो ई वे बिल जनरेट होता है। हाउएवर 2 केसेस में 50,000 नहीं देखते, वो हर केसेस दोनों में क्या हो जाता है जी? मैंडेटरी हो जाता है। पर यहाँ पर उन 2 की रेफरेंस मत देना, ज़्यादा एनालाइज पैरालाइज करता है। जितना पूछ रहा है आंसर केवल उसका दो, जितना पूछ रहा है आंसर केवल और केवल बेटा उसका दो। ठीक है सर, आ गया समझ में। सेकंड, इफ यस, एक चीज़ और बोलूँ, अगर ऐसा कभी हो, मान लो आपको फर्स्ट पार्ट का आंसर ना पता हो और आप हिम्मत आपकी जवाब देने लगे हो ये क्वेश्चन तो हमें आता ही नहीं, या हम भूल गए 50,000 था या क्या था, क्या वैल्यू थी, टीडीएस में 2.5 लाख था, यहाँ पर 50,000 है, कहीं आपस में होश पोश हो जाए, तो इसका सेकंड पार्ट पढ़ना और बड़ा स्मार्ट स्टडी से। इफ यस, इसका मतलब है ई वे बिल तो जनरेट होगा, तभी तो क्वेश्चन आगे बन रहा है। सेकंड में फर्स्ट का आंसर है नालायको। इफ यस, हु इज रिक्वायर्ड टू जनरेट ई वे बिल? इफ यस, हु इज रिक्वायर्ड टू जनरेट ई वे बिल? ई वे बिल थ्योरेटिकल बोलूं बेटा किसको जनरेट करना होता है? ई वे बिल जनरेट करना होता है पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन हु कॉज द मूवमेंट ऑफ गुड्स। और रजिस्टर्ड पर्सन जिसके कारण गुड्स की मूवमेंट क्या होनी है बेटा? होनी है। सर किसके कारण होनी है? हमें क्या पता, लिखा तो है। नाउ इट वांट्स, सन सिटी प्राइवेट लिमिटेड वांट्स टू सेंड द कंसाइनमेंट, यानी कि सन सिटी इज द पर्सन हु कॉज द मूवमेंट ऑफ गुड्स। सन सिटी प्राइवेट लिमिटेड इज द पर्सन हु कॉज द मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो हु जनरेट ई वे बिल बेटा? इसके बारे में अगर मैं बोलूँ, सेकेंड पार्ट है ये इसका, सेकेंड पार्ट। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जनरेशन ऑफ ई वे बिल इज ऑन द रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन कंसाइनर भी हो सकता था, कंसाइनी भी, अभी तो मैं लो लिख रहा हूं ना। इज ऑन द रजिस्टर्ड पर्सन, वो कंसाइनर सेलर भी हो सकता है, बायर कंसाइनी भी हो सकता है, हु कॉज द मूवमेंट ऑफ गुड्स, हु कॉज द मूवमेंट ऑफ गुड्स। जिसके कारण गुड्स की मूवमेंट हो रही है। अब ये कैसे पता चलेगी इस क्वेश्चन में कि सन सिटी के कारण गुड्स की मूवमेंट हो रही है या बायर महाराष्ट्र के कारण गुड्स की मूवमेंट हो रही है? ये ट्रांसपोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये कैसे पता चल रहा है? ये पता चल रहा है बेटा यहाँ से। नाउ इट वांट्स टू सेंड द कंसाइनमेंट, यानी कि सन सिटी अब चाहता है कि गुड्स की क्या हो बेटा? कंसाइनमेंट हो। तो सन सिटी प्राइवेट लिमिटेड इज द पर्सन हु कॉज द मूवमेंट ऑफ गुड। इन द गिवन एग्जाम्पल
In the given situation, Sun City का क्या था? Sun City Private Limited, registered person, cause the movement of goods. Therefore, he will generate e-way bill. He will generate e-way bill. ये सारी कहानी बेटा ई-वे बिल की रूल 138 में थी. बस हर जगह रूल 138 लिखते रहना, अलग अलग तो लिखने की कोई जरूरत नहीं. एज पर रूल 138, एज पर रूल 138. इनके सब रूल में अलग अलग कहानियां हैं, वो सब रूल स्पेसिफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. ई-वे बिल में मैंने बोला था कि ये रूल याद कर लेना. ये वाइंड अप हो गया बेटा आपका 138 फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट हो रहा है बेटा, ये कह रहा है व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑन नॉन इशुएंस ऑफ ई-वे बिल. इसके नोट्स बनवाए थे बेटा मैंने आपको क्लास में. ई-वे बिल जनरेट करना था पर जनरेट नहीं करा. ई-वे बिल जनरेट करना था पर जनरेट नहीं करा. इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं? तो कॉन्सिक्वेंसेज मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ, आपके नोट्स में भी हैं, पर क्योंकि पूरा ही पेपर डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपके साथ, इसलिए दोबारा हो जाएगा रिवीजन. कॉन्सिक्वेंसेज फॉर नॉन इशुएंस ऑफ ई-वे बिल. सबसे पहला कॉन्सिक्वेंसेस तो था बेटा सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 का. पेनल्टी लगती थी. अ टैक्सेबल पर्सन हु ट्रांसपोर्ट any taxable goods without the specified document. ऑफेंस एंड पेनल्टी वाले चैप्टर में अलग से भी लिया था, ई-वे बिल में भी मैंने लिखवा दिया था. ए टैक्सेबल पर्सन हु ट्रांसपोर्ट एनी टैक्सेबल गुड्स विदाउट द स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट. नॉलेज के लिए, खाली क्लासरूम डिस्कशन के लिए, स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट इनवाइस के बिना आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ई-वे बिल के बिना गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, डिलीवरी चालान चाहिए था कुछ केस में, वहाँ डिलीवरी चालान नहीं है और आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट हो गया ना बेटा. देन सच पर्सन शैल बी लायबल टू पेनल्टी. कितने की पेनल्टी लगती थी? जो टैक्स बचाने की हम कोशिश कर रहे हैं, टैक्स शोड टू बी इवेडेड, और कंपेयर करते थे इसको 10,000 रुपीज से, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर. एक चीज बेटा, क्लासरूम में मैं हायर के लिए बना देता था अपवर्ड एरो, लोअर के लिए बना देता था मैं डाउनवर्ड एरो. एग्जाम में मत करना है, हाँ प्रॉपर लिख के आना, विच एवर इज हायर. और नीचे एक इंपॉर्टेंट नोट आपको बताया था बेटा मैंने. क्या चीज़ बताई थी बच्चा? इंपॉर्टेंट नोट था ये, CGST एक्ट की सेक्शन है बेटा. सेम पेनल्टी SGST एक्ट में लगेगी. ये तो CGST एक्ट की है ना बेटा. सेम पेनल्टी would be leviable under SGST Act. एक तो पहला कॉन्सिक्वेंसेस तो ये था, पेनल्टी लगती थी 122 की. 122 की पेनल्टी जो होती थी बेटा आपकी क्या हो जाती थी साहब? टैक्स ought to be evaded और 10,000 विच एवर इज हायर. CGST एक्ट की पैरेलल पेनल्टी लगती थी बेटा आपकी SGST एक्ट में. सेकेंड कॉन्सिक्वेंसेस सेक्शन 129 में होता था बेटा. वो गुड्स को डिटेन एंड सीज कर लेते थे, गुड्स को डिटेन एंड सीज कर लेते थे, और फिर उनसे क्या करते थे बेटा? आपका एप्लीकेबल टैक्सेस लेते थे और एप्लीकेबल पेनल्टी लेते थे.
सेक्शन 129 काफ़ी डिटेल में लिया था मैंने आपके साथ बेटा, अभी यहाँ पर भी लिख दूंगा मैं। पर इसमें ये होता था ना बेटा, अगर कन्वेंस रास्ते में पीओ ने मिल गया बेटा, पीओ ने रास्ते में ट्रक को चेक कर लिया प्रॉपर ऑफिसर ने, और बिना किसी स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट के आप मिल गए, इनवाइस के, ई वे बिल के, डिलीवरी चलान के बिना आप मिल गए, तो उसके पास ये पावर होती थी बेटा, वो वहाँ पर क्या कर लेगा, ट्रक को भी और गुड्स को भी डिटेन कर लेगा, सीज कर लेगा। कॉन्फिस्केट नहीं करता था वो, डिटेन एंड सीज कर लेगा। उसके बाद वो क्या मांगता था, टैक्स दे दो और क्या कर दो, पेनल्टी पे कर दो, अपनी गुड्स को रिलीज करवा लो। फिर उसके दो केस बनाते थे हम, ऑनर कम फॉरवर्ड, ऑनर डज नॉट कम फॉरवर्ड। कई बार तो ऑनर सामने आ जाता था कि हाँ जी मेरा माल है, कई बार ऑनर सामने नहीं आता है डर के मारे कि मैं गवर्नमेंट के रडार पे आ जाऊंगा, कि अगर मैं एक बार सामने चला गया तो पीओ को ही बोल देता था, वो पीओ को ही बोलता था बेटा कि आप ही मेरे बिहाफ पे गुड्स को रिलीज करवा दो, क्योंकि मेरे को तो बेटा प्रॉपर ऑफिस से डील करना नहीं आएगा, आपका डेली का काम होता है ये। तो दो केस बनते थे, ऑनर्स कम फॉरवर्ड, ऑनर डज नॉट कम्स फॉरवर्ड, और उसमें केस बनाते थे टैक्सेबल गुड्स हैं या आपकी एग्जम्प्टेड गुड्स हैं। तो टेबल दोबारा बना देता हूं मैं यहाँ पर, आप एग्जाम में भी चाहो तो बेटा टेबल फॉर्म में बना के आ सकते हो। दो केस बनाते थे ना बेटा, तो यहाँ पर क्या हो जाता था बेटा, detain and seized of goods and will be released after payment of appropriate tax and penalty. Will be released after payment of appropriate tax and penalty। तो इसमें दो केस बनते थे बेटा, ऑनर, बेटा माइक को म्यूट करो बच्चे, साउंड कैप्चर हो रही है, माइक को म्यूट रखना बेटा। तो 129(1)(a) में तो था ओनर आ रहा है, गुड्स को छुड़ाने खुद ओनर आ रहा है, वेयर ओनर कम्स फॉरवर्ड। तो इस केस में बेटा हम चेक करते थे टैक्सेबल गुड्स हैं, तो उससे हम टैक्स तो ले लेते थे जो भी एप्लीकेबल टैक्सेस होंगे, जितने भी टैक्स बन रहे हैं अभी सारे दे दे। 5 लाख की गुड्स हैं 5% वाली, समझने के लिए 5 लाख की गुड्स हैं 5% वाली, तो 5 लाख का 5% 25,000 रुपये तो टैक्स दे दे। और पेनल्टी लेते थे बेटा कितनी, अगर याद हो तो पेनल्टी 100% ऑफ टैक्स, टैक्स के बराबर की पेनल्टी, ये था टैक्सेबल गुड्स में। और जब ओनर आ रहा है, और जब ओनर आ रहा है, और अगर एग्जम्प्टेड गुड्स होती थी बेटा, तो टैक्स तो यहां पर होगा ही नहीं, एग्जम्प्ट है। इस केस में खाली पेनल्टी लेते थे, इस केस में केवल पेनल्टी होती थी 2% वैल्यू ऑफ गुड्स और ₹25,000। एग्जम्प्टेड है तो लॉ लिबरल हो गया था, विच एवर इज लोअर। और फिर वही बात ये CGST एक्ट की है, पैरेलल लग रही होगी SGST एक्ट में। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस होता था बेटा, ये था व्हेन ओनर कम्स फॉरवर्ड, ओनर खुद अपनी गुड्स को रिलीज करवाने आ रहा है। सेकंड केस बनता था बेटा इसका 129(1)(b), ओनर नहीं आ रहा, बिना इनवाइस के गुड्स भेज रखी थी, बिना ई वे बिल के गुड्स भेज रखी थी, पीओ ने रास्ते में चेक कर लिया, गुड्स को डिटेन कर लिया, तो पीओ कह रहा है बुला इसका मालिक कौन है, गुड्स किसकी है, तो ट्रांसपोर्टर बुला रहा है, पर बेटा नहीं जा रहा ओनर, उसको पता है कि एक बार मैं चला गया मेरा नाम रडार पे आ जाएगा, फ्यूचर में हो सकता है फिर ये दुखी करें, नेगेटिव लिस्ट में आ जाऊंगा। वो ट्रांसपोर्टर को ही बोलता है भाई तू ही छुड़वा दे मेरी गुड्स, तो इसको बोलेंगे ओनर डज नॉट कम्स फॉरवर्ड। आधों को तो इनके मतलब ही नहीं पता होंगे, कम्स फॉरवर्ड क्या, डज नॉट कम्स फॉरवर्ड क्या। कम्स फॉरवर्ड का मतलब ओनर खुद आ रहा है अपना माल छुड़वाने, और डज नॉट कम्स फॉरवर्ड का मतलब ओनर पीओ के सामने आना ही नहीं चाहता। उसे पता है कि एक बार नाम चला गया या मैं खुद जाऊंगा तो वो ज़्यादा मुंह फाड़ेगा, ऐसे वर्ड बोले जाते हैं, पार्डन माई लैंग्वेज, कि ज़्यादा मुंह फाड़ेगा मतलब ज़्यादा बेटा कहीं वो सेटिस्फेक्शन ना मांगे, तो इसके लिए वो ट्रांसपोर्टर को ही बोलता है जी तुम्हारा तो डेली का काम है, तुम ये काम करवा दो। तो इस केस में क्या होगा, ओनर अगर नहीं आया
तो यहाँ लो थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव है कि नालायक आ ही नहीं रहा। टैक्सेबल गुड्स हैं छोड़ देंगे, टैक्सेबल गुड्स हैं छोड़ देंगे, पर एक काम कर, टैक्स दे दे, पेनल्टी दे दे। टैक्स बेटा जो भी एप्लीकेबल है वो दे दे। 5 लाख की मान लो बेटा वैल्यू थी, 5% वाली आइटम थी, 5 लाख का 5% 25,000 का क्या बन गया बच्चे, टैक्स बन गया। तो वो तो एप्लीकेबल, तो टैक्सेस दे दे। और पेनल्टी यहाँ थी बेटा बड़ी ज़बरदस्त, गुड्स की वैल्यू का 50% लो, 50% वैल्यू ऑफ गुड्स। इसी एग्जाम्पल को कैरी कर लो 5 लाख वाले को। 5 लाख का 50% कितना हो गया बेटा, 2.5 लाख। उसमें से लेस कर दो जो टैक्स आपने पे कर दिए। हमने टैक्स दिए थे 5 लाख का 5% 25,000, 25,000 माइनस कर देना, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी पेनल्टी। तो यहां ज्यादा पेनल्टी है बेटा, और 50% वैल्यू ऑफ गुड्स का है। सर यहां लो ज्यादा सीरियस क्यों हो गया? ओ भाई ऑनर ही नहीं आ रहा ना। तो ये सारी चीजें तो मैं क्लास में डिस्कस कर चुका था बेटा, यहां ऑनर ही नहीं आ रहा। और अगर यही केस एग्जम्प्टेड गुड्स का है तो इस केस में टैक्स तो यहां पर होगा ही नहीं, एग्जम्प्ट है। हाँ, इससे पेनल्टी ले लो बेटा। गुड्स एग्जम्प्टेड है उसके बावजूद भी नहीं आ रहा नालायक। 2% से बढ़ा के लो ने 5% कर दिया। 5% वैल्यू ऑफ गुड्स और ₹25,000 विच एवर इज लोअर। ये सारा एग्जाम में लिख के आना है बेटा, 5 नंबर के लिए क्वेश्चन है ये आपका। ये वाइंड अप हो गया कॉन्सिक्वेंसेज फॉर नॉन जनरेशन ऑफ ई वे बिल। 2 कॉन्सिक्वेंसेज हैं बेटा। पहला आपका पेनल्टी लग जाती है 122 में, टैक्स ought टू बी वेडेड और 10,000 विच एवर इज हायर है, CGST एक्ट की है, पैरेलल SGST एक्ट में। दूसरा बेटा सेक्शन 129 में गुड्स डिटेन हो जाएगी, सीज हो जाएगी, रिलीज करेंगे, वो आप अप्रोप्रिएट टैक्स लेते हैं और पेनल्टी लेते हैं। वो बेटा टैक्सेबल के केस में अलग होता है, एग्जम्प्टेड के केस में अलग होता है, अलग परमुटेशन कम्बिनेशन बनते हैं। ऑनर कम फॉरवर्ड, ऑनर डज नॉट कम्स फॉरवर्ड, वो सारी चीज आपको लिख के आनी पड़ेंगी। मैंने लिखवा भी दिया आपके सामने स्क्रीन पे। तो ये था बेटा अपना क्वेश्चन नंबर सी, फर्स्ट का सी। ये तीनों पार्ट मिला के बेटा 5 नंबर के हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये तो छोटे छोटे थे, 1-1 नंबर में पाएंगे, माइट भी ये 3 नंबर का हो। ऑल्दो अलग अलग बाइफर्केशन नहीं दी है, ऑल्दो अलग अलग बाइफर्केशन नहीं है कि आई कितने का, 2i कितने का, 3i कितने का। ये पता है ना, रोमन 1 2 3 को i 2i 3i बोलते हैं। पर हमने सारा आंसर दे दिया बेटा, अब वो अपने हिसाब से चेक करता रहेगा। क्वेश्चन डी ये बहुत बढ़िया था बेटा। क्लास में जो एग्जाम्पल डील कर रहा था वही एग्जाम्पल यूं का यूं आ गया। क्लासरूम में जो एग्जाम्पल डील कर रहा था बेटा, ये यूं का यूं आ गया। बढ़िया क्वेश्चन है सर, ये मजा आ गया। ये क्वेश्चन देखते तबीयत खुश होगी बेटा। आपको मैंने एक पढ़ाया था बेटा प्योर एजेंट, रूल 33 में। रूल 33 वैल्यूएशन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था बेटा प्योर एजेंट। उसके मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए थे, तेजी से रिवाइज कराता हूँ फिर ये क्वेश्चन कराऊंगा बेटा। प्योर एजेंट वो होता है जो दूसरे के बिहाफ पे क्या करता है बेटा, खर्चे करता है, और फिर बाद में उसको एक्चुअल खर्चे क्या हो जाते हैं, रिम्बर्स हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया था बेटा, मैं एक CA इन प्रैक्टिस, मैं CS इन प्रैक्टिस। क्लाइंट ने बोला जी कंपनी इनकॉर्पोरेट करवानी है। सेम यही एग्जाम्पल मैंने क्लास में दे रखा है, यहाँ खाली रिवाइज करा रहा हूँ। क्लाइंट ने बोला कंपनी इनकॉर्पोरेट करवानी है, हमने बोला जी ठीक है कंपनी इनकॉर्पोरेट कर देंगे, हमारे प्रोफेशनल चार्जेस होंगे 10,000। क्लाइंट ने डन कर दिया। फिर हमने नेम क्लोज के लिए अप्लाई करा, X के लिए अप्लाई करा, Y के लिए ROC को रजिस्ट्रेशन फी जाती है, देश जान के खर्चे होते हैं, डिन नंबर ये वो। तो बार बार बेटा हम फोन करते थे क्लाइंट को, तो क्लाइंट ने बोल दिया कि सर खर्चे आप करते रहो अपनी पॉकेट से, बाद में हम आपको क्या कर देंगे, रिम्बर्स कर देंगे। हमें बता देना, बाद में हम क्या कर देंगे, रिम्बर्स कर देंगे। तो मुझे भी लगा क्लाइंट बढ़िया है, कहाँ जाएगा। पहले मैंने क्या कर दिया, अपनी जेब से खर्चे कर दिए, और बाद में क्लाइंट से बेटा मैंने रिम्बर्स करवा लिया। पैन नंबर लेना था, कंपनी का 10 नंबर लेना था, डायरेक्टर के डिन नंबर लेने थे, कंपनी के सिन नंबर थे बेटा, आपकी साहब मेमोरेंडम आर्टिकल, कई चीज़ें क्लाइंट ने मेरे ऊपर डाल दी। मेरे को भी लगा क्लाइंट बढ़िया है बेटा, देन इन दैट केस मैं भी करता रहा। मेरे प्रोफेशनल चार्जेस 10 थे और बाकी इन सारी चीज़ों के ऊपर खर्चे आ गए थे बेटा 15,000। उस 15,000 जो बेटा मेरे बिल में लिख लिया था मैंने 10 + 15 थे बेटा, टोटल हो गया था 25। तो मैं क्वेश्चन पूछता था कि GST कितने पे लगे, तो आंसर इस 10,000 पे लगे, क्योंकि 15,000 जो रिकवर करे हैं ये रिकवर करे हैं इन द कैपेसिटी ऑफ प्योर एजेंट।
15,000 जो रिकवर हुआ है बेटा, ये रिकवर हुआ है इन द कैपेसिटी ऑफ प्योर एजेंट। प्योर एजेंट की कुछ कंडीशन लिखवाई थी मैंने, अभी यहाँ रिपीट भी कर दूंगा मैं दोबारा। तो ये वाला जो एग्जाम्पल दिया था, एक दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कस्टम ब्रोकर का, कस्टम हाउस एजेंट। मैंने चाइना से बेटा मेरे क्लाइंट ने कंटेनर इंपोर्ट कर लिए, सेम यही एग्जांपल देता था। चाइना से मेरे क्लाइंट ने कंटेनर इंपोर्ट कर लिए, अब उसको ये नहीं पता कि इसको क्लियर कैसे करवाएं, इसको कस्टम हाउस से क्लियर कैसे करवाएं। तो उसके लिए एक्सपर्ट्स होते हैं कस्टम ब्रोकर। मैंने कस्टम ब्रोकर से टाई अप करा कि जी मुझे कंटेनर क्लियर करवाना है। उसने बोला ठीक है जी करा देंगे, हमारा तो काम ही ये है, हमारा तो काम ही क्लियरिंग का है। उसने बता दिया मेरे चार्जेस होंगे 50,000 रुपये, मैंने डन कर दिया। फिर बाद में देश जान के खर्चे होते हैं, पोर्ट के खर्चे होते हैं, कस्टोडियन के चार्जेस होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस होते हैं। तो बार बार उसका फ़ोन आ रहा था मेरे पास कस्टम ब्रोकर का, जी ये खर्चे ये खर्चे ये खर्चे, ड्यूटी पे करो, एक्स पे करो, वाई पे करो। तो मैंने बोल दिया था भाई एग्रीमेंट कर ले, खर्चे सारे तू कर, बाद में मेरे बिल में जोड़ देना, मैं आपको क्या कर दूंगा, रिम्बर्स कर दूंगा। तो ये जो रिम्बर्समेंट हुआ है ये काम हुआ है इन द कैपेसिटी ऑफ प्योर एजेंट। इस प्योर एजेंट के ऊपर क्या नहीं लगता बेटा, आपका जब जीएसटी नहीं लगता। इन द कैपेसिटी ऑफ प्योर एजेंट बेटा जीएसटी नहीं लगता। ये दो एग्जाम्पल मैंने क्लास में डिस्कस किए थे, उसमें से ये वाला आ गया बेटा कस्टम ब्रोकर वाला। अगली बार आपको कंपनी सेक्रेटरी वाला भी मिल जाएगा, टेंशन ना लेना बेटा। पर जो आ गया अभी उसको डिस्कस करते हैं। अब पढ़ते हैं जरा एक बार तसल्ली से, क्वेश्चन क्या है, ब्रीफिंग मैंने आपको दे दी, पढ़ो। आरपी मैन्युफैक्चर लिमिटेड रजिस्टर्ड इन मुंबई महाराष्ट्र इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ फुटवेयर। एक पर्सन बस समझ में आ गया, महाराष्ट्र का है, जूते बनाता है। इसने एक फुटवेयर मेकिंग मशीन लानी है बेटा फ्रॉम यूएस। आरपी मैन्युफैक्चर लिमिटेड एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद कार्तिक लॉजिस्टिक, अ लाइसेंस कस्टम ब्रोकर, ठीक है जी, विद इट्स ऑफिस एट अहमदाबाद गुजरात, टू मीट ऑल द लीगल फॉर्मेलिटीज इन गेटिंग द सेड मशीन क्लियर्ड फॉर द कस्टम स्टेशन। इंपोर्टर है ओरिजिनल आरपी मैन्युफैक्चरर, उसने गुड्स क्या कर ली बेटा, इंपोर्ट कर ली। क्लियरिंग के लिए उसने अपॉइंट कर दिया कार्तिक लॉजिस्टिक को। पहले तो क्वेश्चन ही समझ लेना ना, क्लियरिंग के लिए उसने अपॉइंट कर दिया कार्तिक लॉजिस्टिक को। तो अब सर्विस देने वाला कौन है, कार्तिक लॉजिस्टिक। सर्विसेज लेने वाला कौन है, आरपी मैन्युफैक्चरर लिमिटेड। इसको कौन सी सर्विसेज मिल रही हैं, क्लियरिंग सर्विस, गुड्स क्लियरिंग सर्विस दे रहा है कार्तिक आरपी मैन्युफैक्चरर को, ठीक है जी। अपार्ट फ्रॉम दिस आरपी मैन्युफैक्चरर लिमिटेड ऑथोराइज्ड कार्तिक लॉजिस्टिक टू इनकर्ड ऑन इट्स बिहाफ द एक्सपेंसेस इन रिलेशन टू clearance of imported machine from the custom station and bringing the same to the warehouse of RP Manufacturer Limited। उसने रिटर्न में अथॉरिटी भी दे दी, भाई जो भी खर्चे हैं क्लियरेंस के रिगार्डिंग कर तू सारे, ये गुड्स बस मेरे वेयर हाउस तक पहुंचा दे और बाद में हम खर्चे आपको क्या कर देंगे साहब, रिम्बर्स कर देंगे। जो आपके खर्चे होंगे वो तो एक्चुअल में हम देंगे एजेंसी चार्जेस, और खर्चे हम आपको क्या कर देंगे, रिम्बर्स कर देंगे, ठीक है जी। ये कैपेसिटी ऑफ प्योर एजेंट नहीं हो गया बेटा, इतनी सारी इंग्लिश में क्या है, ये कैपेसिटी ऑफ प्योर एजेंट है। तो इसके जो एजेंसी चार्जेस हैं ये तो टैक्सेबल होंगे। सामने स्क्रीन पे देखो, लिखो कुछ मत, मैं लिखवाऊंगा अभी। जो एजेंसी चार्जेस, एजेंसी मतलब जो इसका अपना कमीशन है उसको बोलते हैं एजेंसी चार्जेस। कि ये क्या भला होती है, क्लियरिंग वाला आपने कुछ तो फीस लेगा ना अपनी, उसकी फीस को बोलते हैं एजेंसी चार्जेस। अब बाकी जो उसने खर्चे करे हैं ये सारे खर्चे रिम्बर्स हो रहे हैं उसके। अब देखो जरा खर्चे क्लियरेंस के रिगार्डिंग कौन कौन से हैं। अनलोडिंग ऑफ मशीन एट कांडला पोर्ट इन द कैपेसिटी ऑफ प्योर एजेंट, नॉट अ पार्ट ऑफ टीवी, not a part of TV. Charges for transportation of machine from Kandla port to Gujarat to Kartik Logistic Godown Ahmedabad, नो ये सब रिम्बर्स होएगा ना बेटा। तीसरा चार्जेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन मशीनरी फ्रॉम कार्तिक लॉजिस्टिक अहमदाबाद टू बेटा वेयर हाउस, ये सब रिम्बर्स हो रहे हैं, नॉट अ पार्ट। डॉक चार्जेस, डॉक मतलब पोर्ट चार्जेस, नॉट अ चार्ज। अगला फिर पोर्ट चार्जेस बेटा, नॉट अ चार्ज। प्रीपेड एंड सबमिटेड बिल ऑफ एंट्री एंड पेड कस्टम ड्यूटी, नॉट अ चार्ज। अगले प्लीज दो पे ध्यान देना, होटल एक्सपेंस, नालायक पर्सनल खर्चे डाल रहा है तो आपने ये कर क्या रहा है बेटा, ये आपका कार्तिक लॉजिस्टिक होटल में रुका होगा क्लियरिंग करवाने के लिए, वो खर्चे डाल रहा है। ट्रेवलिंग के कुछ खर्चे हुए हैं वो खर्चे डाल रहा है। तो इसको ये तो ट्रांजैक्शन वैल्यू का पार्ट होता था। इसका भी मैंने एक आपको एग्जांपल दिया था बेटा, फिलिप्स का। फिलिप्स का हेड ऑफिस है बेटा आपका साहब चेन्नई,
इस एग्जाम्पल से याद आ जाएगा आपको। हम ऑडिट में जब जाते थे, फिलिप्स का हेड ऑफिस कहाँ पर बेटा आपका, चेन्नई। चेन्नई से नज़दीक पड़ता था बेटा आपका वहाँ पर तिरुपति बालाजी या रामेश्वरम। तो हम ऑडिट में जब जाते थे उनसे रिक्वेस्ट कर देते थे, जी हमारी कैब अरेंज कर दो, हमारा होटल अरेंज कर दो, रामेश्वरम जाना चाहते हैं, तिरुपति बालाजी जाना चाहते हैं, वो कुछ भी मतलब हमारी रिक्वेस्ट पे वो अरेंज कर देता था। तो ये सारी चीज़ें हमारी ही सर्विसेज का पार्ट मानी जाएंगी, नहीं तो फिर जीएसटी ऐसे तो इवेज होना शुरू हो जाएगा ना बेटा। तो ये होटल एक्सपेंस सर्विसेज का पार्ट एंड पार्सल है, ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस ये सर्विसेज का पार्ट एंड पार्सल है, ये एजेंसी की कैपेसिटी में नहीं है। होटल के खर्चे या ट्रैवलिंग के खर्चे ये एजेंट की कैपेसिटी में नहीं है, ये तो हमारी ऑब्लिगेशन है। फिलिप्स का ऑडिट अगर हमें करना है तो बेटा चेन्नई में जाके होटल तो हम ही लेंगे, यहाँ से चेन्नई जाने की टिकट तो हमारी होगी, क्योंकि हमारी ही जॉब का क्या बेटा वो पार्ट एंड पार्सल है। तो ये ध्यान रखना, वो क्योंकि हमारी ही जॉब का पार्ट एंड पार्सल है तो इसके ऊपर जीएसटी चार्ज होती है। और बाकी अगर मैं बोलूं बेटा आपके सेकंड से लेके 7 तक इन द कैपेसिटी ऑफ प्योर एजेंट है, नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू, नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, वैल्यू निकालनी है, वैल्यूएशन चैप्टर से है ये। और रूल 33 एक एक चीज लिखवाऊं या समझ में आ गया? लिख दूं मैं रूल, रेफर रूल 33, वहां सारी कहानी मिलेगी ना बेटा। एक एक लिखवाऊंगा तो 20-25 मिनट लग जाएगी। अभी पहले तो मैं लिखवाऊंगा कि प्योर एजेंट क्या होता है। प्योर एजेंट वो होता है रूल 33 में जो बेटा आपका क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि सारे खर्चे वो करेगा और क्लाइंट उसको रिम्बर्स करेगा, एक्चुअल बेसिस पे रिम्बर्समेंट होगा। एक्चुअल बेसिस का मतलब 50,000 रुपये का खर्चा है तो रिम्बर्समेंट 50,000 ही होगी। तीसरा, वो खर्चे सारे इनवाइस के अंदर नजर आएंगे। सुन लो बस। तीसरा, वो खर्चे सारे इनवाइस के अंदर नजर आएंगे। चौथा बेटा, इसमें उस एजेंट का जो इन द कैपेसिटी ऑफ प्योर एजेंट है उसका गुड्स के ऊपर किसी टाइप का कोई टाइटल नहीं होगा, ओनरशिप नहीं होगी उसकी, वो दूसरे के लिए क्या कर रहा होगा, काम कर रहा होगा। तो क्योंकि सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है, क्वेश्चन ने स्टार्टिंग में बोल दिया कॉन्ट्रैक्ट है बेटा। दूसरा, सारे खर्चे रिम्बर्स होंगे, एक्चुअल बेसिस पे रिम्बर्स होंगे। चौथा, यहाँ पर नजर आ रहे हैं बेटा कि इनवाइसेस में है ये सारी चीजें। और लास्ट आपका क्या हो जाएगा बच्चे साहब कि इन द कैपेसिटी ऑफ प्योर एजेंट है तो आप लिख देना कि एज पर रूल 33 एनी अमाउंट रिकवर इन द कैपेसिटी ऑफ प्योर एजेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो मेरे एग्जाम्पल में ट्रांजैक्शन वैल्यू जो होगी, असेसेबल वैल्यू जो होगी वो होगी 4 लाख प्लस 47,000 प्लस 48,000। 4 लाख प्लस 47,000 plus 48,000 is the assessable value। सर क्या इसके ऊपर जीएसटी भी निकाल दें? जरूरत ही नहीं है, खाली निकालनी है वैल्यू। और कौन सा रूल आपने रेफर करना है? रूल 33 ऑफ सीजीएसटी रूल, एजेंट वाला। थ्योरी जरूर लिख के आना एग्जाम में बेटा, थ्योरी जरूर लिख के आनी है आपने कि एजेंट पहले तो होता कौन है, प्योर एजेंट, जिसका रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट होता है, सारे खर्चे आउट ऑफ पॉकेट करेगा पर रिम्बर्समेंट उसको मिल जाएगी, खर्चे सारे इनवाइस में दिखाएगा, उसका गुड्स में किसी टाइप का कोई टाइटल नहीं होता। जो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड करता है वो प्योर एजेंट होता है। और फिर रूल 33 ने बोला है बेटा एनी अमाउंट रिकवर इन द कैपेसिटी ऑफ प्योर एजेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ असेसेबल वैल्यू। बस उसके बाद सीधा आंसर लिख देना कि 4 लाख प्लस 47 और 48 ये असेसेबल वैल्यू है। सेकंड से लेके 7 तक ये सब इन द कैपेसिटी ऑफ प्योर एजेंट है, इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू। ये हो गया बेटा फर्स्ट का डी पार्ट ऑल्सो। तो फर्स्ट का अगर मैं क्वेश्चन बोलूं कौन कौन से चैप्टर से आए थे बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन आया था मेगा एग्जम्पशन से, सेकंड आया है बेटा आपका आईटीसी चैप्टर से, तीसरा क्वेश्चन जो आपका बना है ई वे बिल से, चौथा क्वेश्चन बेटा आपका वैल्यूएशन से। 4 चैप्टर छेड़ दिए पहले क्वेश्चन में। 20 मार्क्स हमारे बेटा पक्के। कोई क्वेरी है यहां तक डिस्कस करो, नहीं मैं आगे बढ़ूं बेटा। एनी इफ्स एंड बट्स। और फिर मैं एक बार पहले बोल रहा था फिर बोल दूं, सर एक ही क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा हो गया तो एग्जाम में हम कैसे कर पाएंगे, ये तो हम आपके साथ हैं तो इतना टाइम लग रहा है। बेटा एग्जाम में जल्दी होगा, मैं तो समझा रहा हूँ एक एक चीज़, 3-3 बार रिपीट कर रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। टैक्स का पेपर जल्दी हो जाता है,
ये 2.5 घंटे के आसपास निपट जाता है पेपर। आता हो तो भी निपटता है, नहीं आता हो तो वैसे ही निपटना है, क्योंकि ये ऐसा पेपर है इसमें फट्टे नहीं मार सकते आप। तो इकलौता टैक्स ही ऐसा पेपर है जो टाइम से पहले निपटता है। चलो जी, अब क्वेश्चन 2 और 2A इसमें ऑप्शन है बेटा, या तो आप क्वेश्चन 2 को अटेम्प्ट करना या 2A को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। पर क्लासरूम डिस्कशन के लिए मैं सारे के सारे समझाऊंगा बेटा। चलो जी, ये प्लेस ऑफ सप्लाई से है, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई अकॉर्डिंग टू IGST एक्ट इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। ठीक है जी। सुरेश न्यू दिल्ली बोर्ड मतलब चढ़ा, बोर्ड द न्यू दिल्ली उदयपुर ट्रेन एट न्यू दिल्ली। सुरेश सेल द गुड्स टेकन ऑन बोर्ड बाय हिम एट न्यू दिल्ली इन द ट्रेन, और इसने गुड्स बेची हैं बेटा चित्तौड़गढ़ राजस्थान में बेची हैं। एक तो ये केस कौन सा बन रहा है बेटा, ये बन रहा है गुड्स टेकन ऑन बोर्ड आ कन्वेंस। गुड्स टेकन ऑन बोर्ड आ कन्वेंस। सेक्शन अगर किसी को याद हो, ये है 10(1)E। लिखूं, चलो अलग अलग लिख देता हूं। क्वेश्चन 2A और उसका फर्स्ट पार्ट ये है गुड्स टेकन ऑन बोर्ड आ कन्वेंस। सेक्शन 10(1)E है बेटा। ये इसका प्लेस ऑफ सप्लाई होता है प्लेस वेयर गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड। तो जहां से गुड्स चढ़ाई, हिंदी में जहां से गुड्स चढ़ाई। अपने एग्जाम्पल में कहां से चढ़ाई है बेटा इसने, दिल्ली से चढ़ाई। दिल्ली से बिकती कहीं मर्जी रहे, चित्तौड़गढ़ में बिके, चांद पे बिके, कहने का मतलब, पर जहां से चढ़ाती है बेटा गुड्स वो माना जाता है प्लेस ऑफ सप्लाई। तो मेरे एग्जाम्पल में न्यू दिल्ली। खत्म। सेकंड पढ़ो बेटा। अजय स्पिनर्स लिमिटेड इंपोर्ट इलेक्ट्रिक फूड प्रोसेसर फ्रॉम USA फॉर इट्स किचन। फूड प्रोसेसर का मतलब गुड्स इंपोर्ट करी हैं, राजस्थान में है उसका ऑफिस, और बेटा रजिस्टर्ड ही राजस्थान में है। इंपोर्ट का केस है बेटा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। कौन सी सेक्शन होती है बोलो? सेक्शन 11। प्लेस ऑफ सप्लाई किसी को याद आता हो? इंपोर्ट के केस में होता था लोकेशन ऑफ इंपोर्टर, और एक्सपोर्ट के केस में होता था लोकेशन आउटसाइड इंडिया। याद करो, लोकेशन ऑफ इंपोर्टर इंपोर्ट के केस में, एक्सपोर्ट के केस में होता था लोकेशन आउटसाइड इंडिया। तो अपना तो इंपोर्ट का केस है। इंपोर्टर की लोकेशन कहां पर है? राजस्थान में। इंपोर्टर की लोकेशन कहां पर है बेटा? राजस्थान में, जहां पर वो रजिस्टर्ड है। ठीक है जी। तीसरा केस अमित अ मैनेजर इन बैंक इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बरेली उत्तर प्रदेश टू भोपाल। एक पर्सन है जी, उसका ट्रांसफर हो गया बेटा बरेली से आपका भोपाल में। अमित फैमिली इज स्टेशनड इन कानपुर उत्तर प्रदेश। ही हायर हैरी कैरियर ऑफ लखनऊ उत्तर प्रदेश रजिस्टर्ड इन उत्तर प्रदेश टू ट्रांसपोर्ट इज हाउस होल्ड गुड्स फ्रॉम कानपुर टू भोपाल। ओए इतनी सारी इंग्लिश की हिंदी। ये सर्विस कौन सी है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ये सर्विस कौन सी है बेटा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। एक जगह से दूसरी जगह जा रही है ना, हाउस चेंज हो रहा है, गुड्स को भेज रहा होगा। ये है बेटा आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, सेक्शन 12(8). पूरा रिवाइज कराऊंगा और आपको याद हो बेटा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है। चेक करते थे B2B सप्लाई है या B2C सप्लाई है। B2B सप्लाई में होता था लोकेशन ऑफ सर्विस रिसिपिएंट। B2C सप्लाई में होता था प्लेस वेयर गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर ट्रांसपोर्टेशन, जिसको मैं छोटा करके लिखवाता था पिकअप पॉइंट। B2B सप्लाई में होता था बेटा, याद करो ना, लोकेशन ऑफ सर्विस रिसिपिएंट। B2C में होता था बेटा प्लेस वेयर गुड्स आर हैंडेड ओवर। तो ये B2C है बेटा, हाउस होल्ड है। ये है B2C। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा बेटा? प्लेस वेयर गुड्स आर
हैंडेड ओवर फॉर ट्रांसपोर्टेशन, इसको हम क्या बोलते थे, दैट इज पिकअप पॉइंट। कहाँ से गुड्स उठानी है, कहाँ पहुँचानी है, वहाँ नहीं, दैट इज पिकअप पॉइंट। कहाँ से गुड्स उठानी है भाई, मेरे एग्जांपल में फ्रॉम कानपुर टू भोपाल, तो कानपुर से उठानी है ना, पिकअप पॉइंट कानपुर है, पिकअप पॉइंट कानपुर है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा बेटा आपका, कानपुर। चौथा है बेटा आपका बलदेव, अ रेजिडेंट ऑफ जयपुर open his saving account in Jaipur branch of nationalized bank after undergoing the KYC process। ओ भाई कुल मिला के उसने KYC करा लिया, यानी कि बैंक के पास उसका एड्रेस वेड्रेस सब कुछ है, ठीक है। वो अमृतसर गया बेटा पंजाब फॉर सम ऑफिशियल वर्क, और वहाँ पर उसने क्या ली बेटा, ATM से कोई पैसा निकाला, देयर बाय क्रॉसिंग इज लिमिट ऑफ फ्री ATM विड्रॉल, कुछ चार्जेस लग गए, उसने बैंकिंग सर्विस ली और उसके ऊपर क्या लग गया बेटा, आपके कुछ चार्जेस लग गए। अगर बैंकिंग सर्विसेज बेटा आपको याद आ रही हो, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज 12 में होती थी। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होती थी बेटा, सेक्शन 12 सब सेक्शन 12 के अंदर होती थी। उसमें हम चेक करते थे कि सर्विस रिसिपिएंट का एड्रेस है बैंक के पास या सर्विस रिसिपिएंट का एड्रेस नहीं है। अगर एड्रेस होता था तो उस एड्रेस को मान लेते थे प्लेस ऑफ सप्लाई, और अगर एड्रेस नहीं होता था तो लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। याद करो ना, अपना एग्जाम्पल देता था, जैसे मेरा बैंक अकाउंट कहाँ पर है, कोटक महिंद्रा बैंक पटेल नगर में है। अब मैं कोटक महिंद्रा बैंक से पूरे इंडिया में कहीं मर्जी सर्विस ले लूँ, वो पिक किसको कर लेगा बेटा, वो पिक कर लेगा साहब मेरे एड्रेस को, पटेल नगर को। तो इसके ऊपर ये क्वेश्चन आ गया था बेटा, इस केस में वो उसके एड्रेस को पिक कर लेगा। सेक्शन है 12 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, और प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा बेटा उसका अपना एड्रेस। कहाँ का है वो, जयपुर का। सर कैसे पता चला कि उसका एड्रेस है, ओ भाई उसका KYC हो चुका है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चंद्रशेखर, एन आर्किटेक्ट न्यू दिल्ली, एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद जोन ऑफ न्यूयॉर्क। सर्विस देने वाला इंडिया का, सर्विस लेने वाला इंडिया से बाहर US का, तो सेक्शन 12 नहीं लगेगी, 13 लगेगी। और बेटा सर्विसेज किसके रिगार्डिंग है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। तो सेक्शन किसी को याद आ रही हो, 13(4), जहां सर्विस देने वाला और सर्विस लेने वाला दोनों इंडिया के होते थे। सर्विस देने वाला और सर्विस लेने वाला दोनों इंडिया के होते थे, वहां तो लगती थी बेटा आपकी साहब सेक्शन 12। जहां कोई एक भी पार्टी आउटसाइड इंडिया की हो गई वहां लगती थी सेक्शन 13। और 13 में इमूवेबल प्रॉपर्टी जो आती थी वो आती थी 13(4) में। और 13(4) का प्लेस ऑफ सप्लाई होता था प्लेस वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड। 13(4) का प्लेस ऑफ सप्लाई होता था प्लेस वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड, ये होता था ना बेटा। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में 2 जगह है बेटा, एक तो है आपकी पुणे में और एक है न्यूयॉर्क में। तो पहले तो यही लिख देते हैं, उसके कारण हो गया पुणे प्लेस ऑफ सप्लाई 13(4) के कारण, और एक हो गया न्यूयॉर्क। फिर मैंने आपको पढ़ाया था बेटा, अगर याद आ रहा हो 13(6), इसके साथ साथ बेटा फिर हमने पढ़ा था साहब 13(6), अगर 13(4) वाली सर्विसेज पार्शली इंडिया से परफॉर्म होती हैं, पार्शली आउटसाइड इंडिया से परफॉर्म होती हैं, तो सारी सर्विसेज का प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया माना जाएगा। याद आ रहा नहीं आ रहा बेटा? अगर 13(3) वाली सर्विस, 13(4) वाली सर्विस, 13(5) वाली सर्विस पार्शली इंडिया से परफॉर्म होती हैं, पार्शली आउटसाइड इंडिया से परफॉर्म होती हैं, तो सारी सर्विसेज का प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया मान लिया जाता है। अकॉर्डिंगली पूरी की पूरी वैल्यू क्या होती थी, टैक्सेबल होती थी। 13(6) में लिखा था ना बेटा ये, तो यहां पर क्योंकि 2 हो गए तो हमें 13(6) की रेफरेंस भी देनी पड़ेगी। नोट, इफ 13(4) सर्विसेज provided in taxable territory as well as
आउटसाइड इंडिया को क्या बोलते थे? नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। देन सच सर्विसेज शैल डीम टू प्रोवाइडेड इन टैक्सेबल टेरिटरी ओनली। तो ये सर्विसेज पुणे से भी दी है, न्यूयॉर्क में भी है वैसे तो 13/4 के हिसाब से, पर अब 13/6 लग जाएगा क्योंकि ये बेटा क्या है, टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल टेरिटरी दोनों जगह परफॉर्म हुई है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई पूरी सर्विसेज का क्या माना जाएगा बेटा आपका? पुणे। 100% वैल्यू टैक्सेबल होगी। वो वैल्यू के ऊपर कमेंट बाजी कह नहीं रहा, खाली प्लेस ऑफ सप्लाई कह रहा है, पर वैल्यू क्या होगी बच्चे आपकी? 100% टैक्सेबल होगी। वाइंड अप हुआ बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 2 का ए पॉइंट। 5 पार्ट कंप्लीटली वाइंड अप, तेजी से देख लो। सबसे पहला था गुड्स टेकन ऑन बोर्ड आर कन्वेंस, प्लेस ऑफ सप्लाई होता है प्लेस वेयर गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड। दूसरा इंपोर्ट है बेटा आपका सेक्शन 11, उसमें होता है लोकेशन ऑफ इंपोर्टर। तीसरा है बेटा आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स B2C सप्लाई, उसमें होता है पिकअप पॉइंट। चौथा है बेटा आपका बैंकिंग सर्विसेज, एड्रेस ऑन रिकॉर्ड होता है तो वो एड्रेस को पिक करते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा बेटा? वो एड्रेस। और लास्ट है बेटा आपका साथ 13/4 में बेटा आपका होता है प्लेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जहाँ पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। और अगर पार्शली इंडिया में बेटा आपका आउटसाइड इंडिया दोनों जगह से परफॉर्म होती हैं तो उस केस में सारी की सारी सर्विसेज इंडिया में मानी जाएंगी 13/6 के कारण। सेकंड का बेटा ए पार्ट हुआ। कोई दिक्कत है पूछे, नहीं मैं आगे लेके चलो। बी पार्ट देखो बेटा इसका, बी पार्ट देखें इसका। विराट रेंट आउट अ कमर्शियल बिल्डिंग ओन बाय हिम टू रोहित। हु इज द विराट? लैंडलॉर्ड। ये हो गया। रोहित टेनेंट हो गया। अक्टूबर 2021 में दी, फॉर विच ही चार्ज अ रेंट ऑफ ₹20 लाख। 20 लाख का क्या कर रहा है बेटा? इससे चार्ज कर रहा है, कमर्शियल बिल्डिंग है तो रेंट वैसे का वैसे क्या हो जाएगा? ये 20 लाख तो टैक्सेबल होगा। फिर आगे अगली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। विराट पेड द मेंटेनेंस चार्ज ऑफ ₹1 लाख फॉर अक्टूबर 2021 एज चार्ज बाय लोकल सोसाइटी। द चार्जेस हैव बीन रिम्बर्स्ड टू हिम बाय रोहित टेनेंट। क्या कहना चाह रहा है ये कह रहा है जी सोसाइटी में जहाँ पर ये कमर्शियल बिल्डिंग थी वो कोई सोसाइटी होगी बेटा, उस सोसाइटी ने इनसे क्या लिया बेटा? कोई मेंटेनेंस चार्ज लिए 1 लाख के। तो पहले तो वो चार्ज किसने दिए थे? लैंडलॉर्ड ने, पर बाद में उसने टेनेंट से रिकवर कर लिए। यानी कि गया तो टेनेंट की जेब से ही है, गया तो टेनेंट की जेब से ही है। तो वैल्यूएशन चैप्टर में याद करो, एक चीज याद आ रही होगी वैल्यूएशन चैप्टर में बेटा आपको एनी एक्सपेंस विच इज इंसिडेंटल और एंसिलरी टू सप्लाई, any expense which is incidental or ancillary to supply is a part of transaction value। याद आ रहा है ना बेटा? तो ये अभी तो लैंडलॉर्ड को आया है टेनेंट से और सप्लाई के इंसिडेंटल और एंसिलरी है बेटा, तो इज अ पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो 20 लाख के ऊपर तो इस पे लगेगा जीएसटी, प्लस 1 लाख ये हो गया बेटा जो मेंटेनेंस चार्जेस है, इसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा। मैं थोड़ी स्पीड पकड़ रहा हूँ बेटा के ताकि ज़्यादा चीज़ कवर हो जाए। फिर उसके बाद है बेटा इसके अलावा रोहित ने 2.5 लाख रुपए दिए हैं विराट को एज इंटरेस्ट फ्री रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट। रिफंडेबल जैसे बेटा किराए के केस में होता है ना, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट देते हैं, कल को बाद में जब प्रॉपर्टी खाली करेगा उस टाइम ये वापस हो जाता है। ये रिफंडेबल वर्ड इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वो कंसिडरेशन की डेफिनेशन में ही नहीं है। कंसिडरेशन की डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 31। कंसिडरेशन की डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 31। उसका क्रक्स मैं आपको बता देता हूं बेटा क्योंकि थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करनी है मुझे साहब। उसमें 2 चीजें बेटा कंसिडरेशन मानी नहीं जाती, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी और दूसरा ये वाला क्रक्स फॉर्म में अगर मैं बोलूं रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट। रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट क्योंकि ये रिफंडेबल है बेटा, इसके ऊपर जीएसटी अगर लग गया तो अननेसेसरी की हैरेसमेंट होगी क्योंकि फ्यूचर में अमाउंट क्या करना है साहब? वापस करना है। तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, इस 2.5 लाख के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। चौथा
Virat has paid the municipal tax of रुपये 2,85,000 which he has not charged from रोहित. हाउस टैक्स बोल दो, म्यूनिसिपल टैक्स बोल दो बेटा, आपके कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स बोल दो, कुछ भी बोल दो. इसका बेटा इस लीजिंग आउट से कोई लेना देना नहीं होता. ये चाहे लीज हो चाहे ना हो, ये तो हमें गवर्नमेंट को क्या करना होता है बच्चे, पे करना होता है. तो इसके ऊपर भी बेटा आपका कोई जीएसटी नहीं होता. इसके ऊपर भी कोई आपका जीएसटी नहीं होता. निकालना क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू और जीएसटी लाइबिलिटी. तो इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे मैं तेजी से कर देता हूं क्रक्स फॉर्म में. सबसे पहला रेंटल चार्जेस पूरे पे लगेगा. फिर इसके बाद मेंटेनेंस चार्जेस जो रिकवर हुए हैं टेनेंट से लगेगा. कितना था भाई, 1 लाख. फिर इसके बाद था रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट. इसके ऊपर नहीं लगेगा. क्यों नहीं लगेगा, एज नॉट कंसिडर्ड एज कंसिडरेशन. ये कंसिडरेशन ही नहीं है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 31. ठीक है. और क्या था भाई, इसके बाद था बेटा आपका म्यूनिसिपल टैक्सेस. इसकी कुछ लेना देना नहीं. तो नॉर्मल बैच में इस पर भी टाइम लगा रखा है, पर फिलहाल टाइम बचाना है अभी थोड़ा मुझे. नील. ये आ गई वैल्यू ऑफ सप्लाई. $21 लाख. टैक्स भी निकालना है. हाँ जी, कुछ नहीं बोला. एज्यूमिंग 9% ईच. इंट्रा स्टेट मान रहे हैं, 9% ईच निकाल देना. कैलकुलेटर मेरे पास नहीं है बेटा, निकाल देना है. लिख लो. नॉर्मल रेंट के ऊपर जीएसटी है, मेंटेनेंस चार्जेस के ऊपर बेटा आपका जीएसटी है, रिम्बर्स हुआ है क्लाइंट से. तीसरा बेटा आपका रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट या कंसिडरेशन की डेफिनेशन में ही नहीं है. तो जो चीज़ कंसिडरेशन ही नहीं है, जीएसटी ही नहीं लगेगा. जैसे बेटा गवर्नमेंट आपकी सब्सिडी, वो भी कंसिडरेशन की डेफिनेशन से बाहर है. चौथा टैक्सेस इज नॉट अ पार्ट ऑफ टीवी. तो टोटल वैल्यू है बेटा 21 लाख. इसके ऊपर 9% ईच. इसके ऊपर बेटा 9% ईच. ठीक है. फिर भी कोई क्वेरी हो बेटा, ऑलवेज वेलकम. आपके पास मेरा फ़ोन नंबर है ही, 9818560332. चलो जी आगे चलते हैं बेटा. पढ़ो जल्दी से क्या कहना चाह रहे हैं. फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंट केसेस यूर एक्सपर्ट एडवाइस. ओह भाई टीज कर रहा है तो हमारे को एक्सपर्ट एडवाइस मांग रहा है हमसे, हम खुद ही ना लायक हैं. विद अप्रोप्रिएट रीजनिंग भी देनी है बेटा आपका टीडीएस टीसीएस के प्रोविजन के ऊपर. टीडीएस की सेक्शन क्या थी, 51. टीसीएस की सेक्शन क्या थी, 52. चलो रेट मान लेना 99 और आईजीएसटी के केस में 18%. सबसे पहला एविस फैशन है डिजाइनर क्लॉथ डीलर. क्लॉथ डीलर का मतलब ये गुड्स बेचता है, रजिस्टर्ड है राजस्थान में, इफेक्टेड सप्लाई थ्रू फेयर डील एंड ईसीओ. ईसीओ के थ्रू गुड्स बेच रहा है, ईसीओ के थ्रू गुड्स बेच रहा है. तो बेटा इस केस में सेक्शन 52C आपके किसके प्रोविजन लगेंगे, टीसीएस के प्रोविजन लगेंगे. उस महीने की इंट्रा स्टेट सप्लाई इफेक्टेड कितनी है बेटा, 2 लाख. तो आपको टीसीएस के प्रोविजन याद हो, ईसीओ के थ्रू जितनी भी सप्लाई हुई है, नेट वैल्यू ऑफ सप्लाई, एक महीने की जो नेट वैल्यू ऑफ सप्लाई होती है उसके ऊपर ईसीओ क्या कलेक्ट करेगा बेटा, टीसीएस कलेक्ट करेगा. तो इस केस में बेटा वो कितना टीसीएस लेगा, पूरी कहानी लिख के आना एग्जाम में. तो सेक्शन 52
As per section 52, every supply which is made through ECO is under an obligation to collect TCS at the rate of 1% from supplier बेटा registered with ECO. सर 1% आपका बेटा 0.5% CGST, 0.5% SGST, और किस वैल्यू का लेता था वो? नेट वैल्यू ऑफ सप्लाई, और नेट वैल्यू ऑफ सप्लाई में होता था टोटल सेल माइनस सेल्स रिटर्न। ऐसा कोई झगड़ा नहीं है, इसने तो कंप्यूट करके दे दिया सीधा। तो 2 लाख के ऊपर क्योंकि इंट्रा स्टेट है, CGST SGST 0.5%। मैं टाइम बचा रहा हूँ बेटा, आप प्रॉपर लिख लेना बच्चे। हाँ कितना होता है? आई थिंक 1000 होता होगा क्या? कैलकुलेटर यूज कर लेना भाई। तो ये कलेक्ट कर लेगा ECO, फेयर डील। ECO का नाम है फेयर डील। ये किससे कलेक्ट करेगा? एविस फैशन से, और कलेक्ट करके अगले महीने की 10 तारीख तक जमा करवा देगा। तो जमा वमा के ऊपर कोई कमेंट पास मत करना, वो पूछ नहीं रहा, खाली बस यहीं तक पूछ रहा है वो। चलूं आगे, चलूं आगे। नेक्स्ट बेटा, तरुण a registered supplier in Maharashtra was awarded a work contract by government। तो बेटा सर्विस देने वाला कौन है? तरुण। सर्विसेज लेने वाला कौन है? गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। स्पेसिफाइड पर्सन हो गया बेटा सेक्शन 51 का। सेक्शन 51 में स्पेसिफाइड पर्सन थे ना बहुत सारे, उसमें से गवर्नमेंट स्पेसिफाइड पर्सन थे बेटा। और वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको ध्यान हो 2.5 लाख से ज़्यादा होना चाहिए था। टैक्सेबल देखते थे तो वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितनी है? 4 लाख, पर इसमें से एग्जम्प्टेड सप्लाई 1 लाख है। एग्जम्प्टेड को लेते नहीं थे, तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई कितनी हो जाएगी? बोलो ना। टैक्सेबल सप्लाई देखते थे बेटा TDS के लिए 3 लाख। तो प्रॉपर कमेंट पास करो, प्रॉपर कमेंट पास करो कि सर क्योंकि वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई 3 लाख से ज़्यादा है, वैल्यू 2.5 लाख से ज़्यादा है, सॉरी, क्योंकि वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो बेटा ये सर्विस रिसिपिएंट, इसको हम बोलते थे TDS डिडक्टर। TDS डिडक्टर। तो इसके ऊपर ऑब्लिगेशन है, इसके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि ये क्या करेगा बेटा? TDS काट के पेमेंट करेगा। TDS टैक्सेबल का कटता है, TDS टैक्सेबल का कटता है। तो कंडीशन सेटिस्फाइड, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई 2.5 लाख से ज़्यादा है, ठीक है साहब। और रिसिपिएंट स्पेसिफाइड पर्सन है, TDS की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब रिसिपिएंट क्या करेगा बेटा? TDS काट के पेमेंट करेगा। 3 लाख का TDS काटेगा। तरुण भी महाराष्ट्र का, गवर्नमेंट भी महाराष्ट्र की, इंट्रा स्टेट है, तो CGST SGST 1% ईच, 3-3 हज़ार रुपये। 3 नंबर का है बेटा, प्रॉपर एग्जाम में लिख के आना TDS के बारे में। सप्लायर रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, रिसिपिएंट स्पेसिफाइड पर्सन होने चाहिए, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई 2.5 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी TDS के प्रोविज़न लगते हैं। TDS के प्रोविज़न अगर लग जाएं तो रेट ऑफ TDS होता है CGST SGST 1% ईच इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई के केस में 2%, क्योंकि अपने एग्जाम्पल में इंट्रा स्टेट सप्लाई है और टैक्सेबल वैल्यू देखी जाती है, केवल टैक्सेबल वैल्यू देखी जाती है, तो उस केस में क्या हो जाएगा बेटा? आपका 1% ईच के हिसाब से 3000। स्पीड थोड़ी सी तेज हो रही होगी बेटा, पर यह है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम चीज़ें कवर कर लूँ। आज तो कवर हो नहीं पाएगा। चलो लास्ट देखते हैं बेटा, D, सेकंड का D पॉइंट। A registered person opted for composite scheme under section 10(1)। आधे बच्चे तो इसमें झूल रहे होंगे। आपको मैंने 2 टाइप की कंपोजिट स्कीम पढ़ाई थी, सेक्शन 10(1) और 10(2)A। 10(2)A 2 टाइप की कंपोजिशन स्कीम नहीं नाम देते थे हम? कंपोजिशन स्कीम 1, कंपोजिशन स्कीम 2। कंपोजिशन स्कीम 1 की सेक्शन होती थी 10(1) + 10(2), और कंपोजिशन स्कीम 2 की सेक्शन होती थी सेक्शन 10(2)A। कंपोजिशन स्कीम 2 टाइप की होती थी ना बेटा, 1 कंपोजिशन स्कीम 2, इसकी सेक्शन थी 10(1), इसकी सेक्शन थी 10(2)A, वो जो प्योरली सर्विस प्रोवाइडर के लिए थी। तो ये याद रखना, ये 10(1) स्पेसिफिक है गुड्स वाले और रेस्टोरेंट सर्विस वाले। 10(1) में कौन थे? ये लैंग्वेज पे ध्यान नहीं जाएगा एग्जाम में किसी का। इसमें कौन थे? गुड्स वाले या रेस्टोरेंट वाले? वो इसकी बात ही नहीं कर रहा, ये क्वेश्चन ने पूछा ही नहीं है। हाँ सर,
आ गया समझ में कि ये क्वेश्चन ने पूछा ही नहीं है। क्वेश्चन ने जो पूछा है बेटा उसका आंसर दे दो साहब। ये कह रहा है कैन नॉट प्रोवाइड सप्लाई ऑफ एनी सर्विसेज ईदर आउटवर्ड और इनवर्ड। 5 नंबर का है तो तसल्ली से लिख के आना, जैसे मैं क्रक्स फॉर्म में बोलता हूं। 10-1 वाले क्वेश्चन कह रहा है ना तो ये आउटवर्ड सर्विसेज दे सकते हैं और ना ये इनवर्ड सर्विसेज दे सकते हैं। ये क्वेश्चन ने बोला है 10-1 वाले या तो ना तो आउटवर्ड सर्विसेज दे सकते हैं ना इनवर्ड सर्विसेज दे सकते हैं। तो पहले तो आपका होगा बेटा स्टेटमेंट क्या है, ये फॉल्स है। गिवन स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड। तो पहले तो 10-1 में आप लिखोगे बेटा गुड्स सारी आती हैं अदर देन नोटिफाइड। सर्विसेज केवल एक आती थी बेटा, रेस्टोरेंट सर्विस। तो जो रेस्टोरेंट वाला है बेटा ये तो कवर हो रहा है ना 10-1 में, ठीक है। बाकी सर्विसेज कहाँ जाती थी बेटा, 10-2A में जाती थी, कंपोजिशन स्कीम 2 में। पर रेस्टोरेंट वाला तो 10-1 में आ रहा है, तो एक तो ये सर्विसेज दे सकता है और दूसरा आपको याद हो बेटा बाकी गुड्स वाले भी तो एक रीजनेबल अमाउंट की सर्विसेज रेंडर कर सकते थे, इंक्लूडिंग रेस्टोरेंट वाले भी। तो गुड्स वाले या रेस्टोरेंट वाले बेटा एक रीजनेबल अमाउंट तक की सर्विसेज रेंडर कर सकते थे। कितनी थी वो रीजनेबल अमाउंट की सर्विसेज, 10% टर्नओवर ऑफ स्टेट और ₹5 लाख विच एवर इज हायर। तो ये तो मैं बता रहा हूं अभी केवल आउटवर्ड के रिगार्डिंग। तो आउटवर्ड के रिगार्डिंग तो ये लिखना कि स्टेटमेंट गलत है रिगार्डिंग आउटवर्ड। क्यों, एक तो रेस्टोरेंट वाला कवर है तो रेस्टोरेंट वाला तो वैसी सर्विसेज दे सकता है, और दूसरा अदर देन दैट बेटा वो गुड्स वाले भी एक रीजनेबल अमाउंट तक की सर्विसेज दे सकते थे, 10% ऑफ टर्नओवर और ₹5 लाख विच एवर इज हायर। ये तो हुआ आउटवर्ड के रिगार्डिंग। अब इनवर्ड के रिगार्डिंग और लिख के आना कि इनवर्ड सप्लाई तो कहीं मना ही नहीं है। इनवर्ड सप्लाई बेटा कहीं पर भी आपकी मना नहीं है। मना केवल क्या होता है कि सर्विसेज गुड्स वाले एक रीजनेबल अमाउंट तक सर्विस देंगे, उससे ज़्यादा सर्विस भी नहीं देंगे। इनवर्ड तो कहीं पर भी मना नहीं है, इनवर्ड तो वो कितने मर्जी की सर्विसेज ले सकते हैं। उसमें भी क्योंकि 5 नंबर का है तो 2 केस बना देना, इनवर्ड सप्लाई अंडर RCM और अदर इनवर्ड सप्लाईज। तो जो इनवर्ड सर्विसेज अंडर RCM है बेटा उसके ऊपर तो नॉर्मल रेट से टैक्स देना पड़ेगा, और जो बाकी सर्विसेज हैं वो फॉरवर्ड चार्ज में आएंगी, पर सर्विसेज ले सकते हैं, पर सर्विसेज ले सकते हैं। तो स्टेटमेंट फॉल्स है बेटा। 10-1 वाले आउटवर्ड सर्विसेज भी दे सकते हैं और वो इनवर्ड सर्विसेज भी ले सकते हैं। आउटवर्ड सर्विसेज में ठीक है जी रिस्ट्रिक्शंस हैं आपकी बेटा 10% ऑफ टर्नओवर ऑफ स्टेट और 5 लाख विच एवर इज हायर, जबकि इनवर्ड में तो किसी टाइप की कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, कितनी मर्जी ले सकते हैं वो। तो क्वेश्चन नंबर 1 अपना कंप्लीटली वाइंड अप हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 अपना कंप्लीटली वाइंड अप हो गया। तो आज के लिए बेटा मैं इतना ही, नेक्स्ट क्लास में बेटा इसको वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच बेटा।